चलो ठीक है। तो क्या सीखे, पूरा कहानी का रहस्य बता दीजिए। ये कि मतलब जहाँ पे फंस रहे हैं देखो बस तुम ये देखो कि तुम्हारा कंसेप्ट सही है कि नहीं, ठीक है। अगर ज्यादा एक ही क्वेश्चन पे तुम लगे हुए हो, ठीक है, तब फिर दिक्कत है। और ये एग्जाम में तो और भी, एग्जाम में तो मतलब मुश्किल से 1 मिनट दो, उसके बाद निकलो भाई, खत्म हो गया वो। बने ना बने क्या ही प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। वहां पे तो और भी तुमको रिलेटिव देखना है। अब उसके चक्कर में 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान दे। अब देखो जैसे तुम क्वेश्चन लेके आए, कोई भी क्वेश्चन लेके आए, अब तुम तो ये क्वेश्चन नहीं बताओगे सर क्वेश्चन है कहाँ का। मान लो एसएससी का ही क्वेश्चन लेके आए, हो सकता है उसका मार्क्स टोल दिया हो, सबको दिया होगा या मार्क्स, वो क्वेश्चन तुम लेके आ गए, वो मार्क्स टोल दिया क्यों गया है, क्योंकि उसमें ना कुछ टेक्निकली इशू है, इसलिए दिया जाता है वो। अब वो क्वेश्चन लेके तुम बैठे हुए हो कि सर इसका ऑप्शन तो इस वाले ने ये दिया है, इस वाले ने ये दिया है। मैं तुमको क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों अलग अलग आंसर दे रखे हैं, मतलब इनका सेम कोचिंग है, इनका कोचिंग का आंसर कुछ और है, इनका कोचिंग का सेम क्वेश्चन का आंसर कुछ और है। तो सर इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, हम करें क्या करें, इग्नोर करो इसको। समझ में आया? तुमको ना जॉब लेना है भाई, तुमको इसमें पीएचडी नहीं करना कि हर एक पॉइंट पे परफेक्ट होना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। चलो हाँ, बट इसका मतलब नहीं कि डाउट ही ना पूछो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, पूछो। लेकिन अब जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं तुमको, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, कोई जरूरत ना है उनका। चलो आता है, कहाँ तुम लोग, मैं तो कंस्ट्रक्शन हो गया ना, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन, चलो देखिए। अच्छा ये बताओ, जो सिंक्रोनस मशीन है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो कौन सा ईएमएफ, डायनामिकली है स्टैटिकली है? डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है। डीसी मशीन में कौन सा ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस है। ट्रांसफार्मर में, यानी कि इसकी जो ईएमएफ की इक्वेशन ड्राइव की जाएगी, वो समव्हाट डीसी मशीन जैसा होगा, सही बात है? अरे बोलो या नहीं, इसकी जो ईएमएफ की इक्वेशन ड्राइव की जाएगी वो समव्हाट डीसी मशीन जैसा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे भी ईएमएफ डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है। लिखेंगे let P is number of pole, 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 phi flux, average flux per pole, average flux per pole in Weber, average flux per pole in Weber, P phi n, speed in RPM, speed in RPM, Z total number of conductors, total number of conductors, then अब यहाँ पे कुछ पूछेंगे और बता भी दोगे, अभी नहीं मिलेगा तुमको, थोड़ा ध्यान से बस देखना। अच्छा ठीक है, इतना हुआ। तो जैसे डीसी मशीन में तुम किए हो इन वन रोटेशन, इन ये निकाले हो ना, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन, ठीक है। एक रोटेशन में बता दो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हुआ, टोटल फ्लक्स लिंकेज, जिसको डी फाई कहते हैं हम, है ना, क्या हो गया, पी फाई, है ना बाबू, पी फाई। अच्छा टोटल फ्लक्स लिंकेज, प्लीज बताओ यहाँ फाई जो लिया गया वो एवरेज फ्लक्स है, ये फाई जो लिया गया वो एवरेज फ्लक्स, कुछ पॉइंट पे बताएंगे, अभी नहीं आराम से चलते जाओ। ये डी फाई इतना हो गया, सॉरी पी फाई, डी फाई पी फाई के बराबर हो गया। अच्छा ये एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगता है, यही चीज निकालते हैं ना हम, तो टाइम इन वन रिवॉल्यूशन बता दो, टाइम इन वन रोटेशन, टाइम कितना हो जाएगा, अरे 60/n सेकेंड, बोलो ना या नहीं,
n आरपीएम है तो n बाई 60 आरपीएस हो गया 60 बाई n सेकेंड। अरे इस तरह डीसी मशीन में सेम किया हुआ है भाई। अच्छा अब एवरेज ईएमएफ इन वन कंडक्टर, एवरेज ईएमएफ इन वन कंडक्टर किसके बराबर होगा? अच्छा एक मिनट, यहाँ स्पीड एन लिखे थे हम लोग, एन नहीं होगा एक्चुअल में, एनएस होगा ना, सिंक्रोनस मशीन है, एनएस कर दो उसको। स्पीड इन आरपीएम जो है वो सिंक्रोनस एनएस होगा ना, सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम। हाँ अब बताओ नहीं तो ईएमएफ इन वन कंडक्टर कितना, एक कंडक्टर में बताया तो डी5 बाई dt। अच्छा इसी को हम dt बोलेंगे ना, ये होगा ना dt, बोलो ना हाँ या नहीं, ये होगा dt। अब यहां से डी5 बाई dt निकाल लो, कितना हो जाएगा सर? ये हो गया p5 अपॉन 60 इंटू एनएस हो गया ना। अच्छा अभी तक डीसी मशीन से अलग है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं अलग है भाई? क्योंकि यहाँ पे भी डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है, वहां पे भी डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। अब यहां से देखो नेक्स्ट, ईएमएफ एवरेज ईएमएफ इन वन कंडक्टर इक्वल टू एवरेज ईएमएफ इन वन कंडक्टर इज इक्वल टू, बता दो कितना हुआ ये। यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें, P5 रहने दो, एनएस का वैल्यू बता दो कितना होता है, 120 F बाई P होता है ना, हो गया ये क्लियर। यहां से गया ये PP गया ना, और ये गया यहां से यहां 2 आ गया, ये 2 F एंड 5। बताओ फाई क्या है? एवरेज फ्लक्स। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है? अच्छा सर इसमें ये वाली वैल्यू इसलिए पुट की है क्योंकि बेटी एसी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, और वहां पे ये नहीं पुट किया गया था क्योंकि वो डीसी मशीन था। अंतर यही है, यहां तक सेम है, हाँ ना, बोलबे नहीं कर रहा है, यहां तक सेम है, यहां पे इसलिए एनएस का वैल्यू पुट किया गया क्योंकि ये एसी मशीन है। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके फाइन, तो इतना तो हमको समझ में आया कि सर 2F5 होगा। अच्छा ये बेटा ई एवरेज हुआ एक मशीन का, लेकिन सॉरी एक कंडक्टर का, एक कंडक्टर हो ना, तो टोटल ईएमएफ बता दो, टोटल एवरेज ईएमएफ जेड से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ इंटू 5 इंटू जेड। लेकिन ये तो टोटल कंडक्टर है भाई, ये तो टोटल कंडक्टर है, तो हमको पर फेज लेना पड़ेगा जेडपीएच, क्योंकि ईएमएफ तो हम पर फेज निकाल रहे हो ना यहाँ पे, हाँ या नहीं। अब बताओ जो जेड लिखे थे टोटल कंडक्टर, वो टोटल कंडक्टर था, अब क्या करना पड़ेगा उसको 3 से डिवाइड करने का। टोटल कंडक्टर होंगे जितने भी पर फेज में होंगे उसको डिवाइड करोगे, यानी कि जेडपीएच किसके बराबर हो गया? टोटल कंडक्टर बाई 3 फेज है तो टोटल कंडक्टर बाई 3। ठीक, आई होप कितना हमको समझ में आया। ये पर फेज ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्लियर हुआ बेटा? ये याद रखना कि टोटल एवरेज ईएमएफ पर फेज है ये, ठीक है, बढ़िया चीज है सर, ओके गुड। अच्छा अगर हम सर पर फेज में निकाल दिए कंडक्टर के टर्म में, तो क्या टर्न के टर्म में निकाल सकते हैं? अरे कंडक्टर बटा 2 इक्वल टू टर्न होता है, कंडक्टर बता, यानी कहने का मतलब यह है कि तुम बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब इसको तुम टर्न बोलोगे, अरे बोलना, अब इसको तुम टर्न्स बोलोगे ना, और ये 4 से 2 गुना 4 हो गया, तो टोटल एवरेज फ्लक्स पर फेज कितना हो गया? दिस विल कम एज 4 इंटू एफ इंटू 5 इंटू, अब इसको बोल दिए एनपीएच। एनपीएच क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। एनपीएच क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। तो यहां पे हम लिख देते हैं एनपीएच जो है, एनपीएच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ठीक। तो सर एवरेज फ्लक्स तो यहां निकल गया इतना कुछ, लेकिन हमको तो चाहिए होता है आरएमएस वैल्यू। अरे बोलो है या नहीं, हमको चाहिए होता है आरएमएस वैल्यू। तो यानी कि ईपीएच मतलब ये आरएमएस वैल्यू है इन आरएमएस में, ठीक है बेटा। इंड्यूस ईएमएफ पर फेज, इंड्यूस ईएमएफ पर फेज बिकम इक्वल टू, बताओ तो आरएमएस और एवरेज में क्या रिलेशन है? 1.11 का है ना। तुमको पता होना चाहिए कि भाई जो एवरेज वैल्यू होता है आरएमएस बटा एवरेज इज इक्वल टू 1.11 होता है, पढ़े हो ना। आरएमएस बाई एवरेज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर कहते हैं जिसको, ये फॉर्म फैक्टर है ना, 1.11 ये फॉर्मूला होता है, हाँ या नहीं,
है ना, पता है तुम लोग को। तो सर आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा तब, ये आरएमएस में, ईपीएच आरएमएस में हो गया, अभी बोल ही नहीं रहा, ईपीएच आरएमएस में हो गया, कितना हो गया, ये एवरेज वैल्यू निकला हुआ है, 1.1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। अच्छा इतना बोल दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, बताओ सर आप जब डीसी मशीन पढ़ाए, डीसी मशीन जब पढ़ाए तब तो ये वाली चीज हम यूज नहीं किए वहां पे, फॉर्म फैक्टर वगैरह, क्यों ऐसा, क्योंकि डीसी मशीन की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होती, क्लियर समझ में आया। लेकिन यहां पे तो हमको करना पड़ा, समझ में आया, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना पड़ता है ना एसी में, बोलो ना या नहीं, इसलिए हमको यहां कन्वर्ट करना पड़ा, पहला पॉइंट है। दूसरा सर यहाँ पे फाई क्या है, अच्छा ये इक्वेशन ट्रांसफार्मर जैसा है, पहले तो ये बताया कि भाई डीसी मशीन में ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे आर एवरेज एंड आरएमएस सेम होता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं आता वहां पे। दूसरी बात ये है कि भाई ये इक्वेशन तो सर सेम ट्रांसफार्मर जैसा दिख रहा है या फिर इंडक्शन मशीन जैसा दिख रहा है, हाँ या नहीं, अरे बोलो ना या नहीं। तो सर अगर ये ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन जैसा दिख रहा है तो इसमें अंतर क्या है, बता दो, जो अंतर बता दो पहले क्या है। हाँ इसमें, क्योंकि दिखने में तो सेम है, 4.ff इंटू, वहीं पे वहां भी यही होता है, 4.ff इंटू एफ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 5 होते हैं, 5 होता है, यस और नो, उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज होता है, क्या ही पूछ रहा है भाई, 5 का डिफरेंस है, नहीं तुम क्या ही प्रभाव पड़ता है उस, इंडक्शन मशीन में तो फ्लक्स पर पोल ही होगा। देखो यहां जो तुम फ्लक्स लेते हो ये एवरेज फ्लक्स है, जबकि ट्रांसफार्मर में ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है, बोलो हाँ या नहीं। जब तुम ये इक्वेशन लिखते हो वहां पे ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है, यहाँ पे ये एवरेज फ्लक्स है, तो इस पे ध्यान रखेंगे कि बाबू ये एवरेज फ्लक्स होता है, समझ में आ गया। चलो कॉपी करो इसको, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ ना, सॉरी। अब मान लो, अब सुनो यहां से, ये तो जो ईएमएफ निकाला वो तो विदाउट शॉर्ट पिचिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला, अब तुम अगर एक्चुअल ईएमएफ निकालोगे व्हेन winding is short pitched and distributed, तब आपका ईपीएच किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई करो इसमें, यानी कि 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू एनपीएच इंटू के डब्ल्यू बोल देते हैं, वाइंडिंग फैक्टर, सही बात है, वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू। चलो कॉपी करो इतना बोल्ट, याद रखना कि इसमें एवरेज फ्लक्स होता है और उसमें मैक्सिमम फ्लक्स होता है। दिखने में बोले सेम दिखता है, या जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कौन सा ईएमएफ है, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है, भले दिखने में लिखता है स्टैटिकली जैसा, लेकिन कौन ईएमएफ है, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। आरएमएस है ना, क्या बेटा, इन आरएमएस, क्या वैल्यू है इन आरएमएस है ना, अच्छा हाँ रिमूव लिखो, अरे बाप रे 1 घंटा लेट किया तुम लोग आज, आधा घंटा हम आधा घंटा तुम लोग, क्या ना कल से 11 बजे एग्जैक्टली मार देंगे शुरू, कल से 11 बजे शुरू हो जाएगा, काइंडली कम एट टाइम। देखें, अरे दिमाग ज्यादा ना लगाइए, समझ रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच में बैठे हैं तो मैकेनिकल में रहिए, चलो कॉपी करते रहो चुपचाप।
लिख लिए? एक डंडा होता है, उसमें एक लीवर होता है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर अप्रोक्सीमेशन तो पढ़े तो है ट्रांसफॉर्मर में। तुमको याद कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना? सब भूल गया तुम लोग। पहले कॉपी करो, बाद में दिमाग लगाना। मिटा देंगे नहीं फिर। हो गया तुम लोग कॉपी? हो गया? गए? सुनो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो ईएमएफ इक्वेशन देखे, वो मोटर का है कि जनरेटर का है? दोनों का है। वाह! मतलब कि बेटा यही मोटर के समय बैक ईएमएफ कहलाएगा, है ना, काउंटर ईएमएफ, और जनरेटर के समय इंड्यूस ईएमएफ कहलाएगा, लेकिन इक्वेशन तो एक ही होगा। अब आते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन बताएंगे? आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? अरे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जल्दी बोलो। आर्मेचर का फ्लक्स जो मेन फील्ड फ्लक्स पे, ओके, यहां भी आर्मेचर रिएक्शन होगा, क्योंकि ये डबली एक्साइटेड मशीन है, तुमको समझ आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? क्योंकि जो भी सिंगली एक्साइटेड मशीन होता है, उसमें जब भी रोटेटिंग पार्ट का फ्लक्स या फिर कोई भी फ्लक्स आर्मेचर के रिएक्शन में जाता है, तो क्या कर लेता है? अपने आप को इंक्रीज कर लेता है। अरे बोलो है या नहीं? जैसे ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन से, है ना? लेकिन इसमें आपके पास अगेन, इसमें हमारे पास दो फ्लक्स है, मेन फ्लक्स एंड आर्मेचर का फ्लक्स। अब अलग अलग है तो आर्मेचर का रिएक्शन हो। अब नेक्स्ट सुनो, जो पूछेंगे बताओगे, फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ में रिलेशन क्या है? वो लीड करता है कि लैग करता है? फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ में रिलेशन होंगे ना कुछ, या तो ईएमएफ लीड करेगा या लैग करेगा। तो बताओ लीड करता है कि लैग करता है? देखो पिछला क्लास का पढ़ के आया करो, ठीक है? उठा उठा फेंक देंगे, समझ जाना। ईएमएफ लीड करता है कि लैग करता है? ईएमएफ फ्लक्स को लीड करता है कि लैग करता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहा है? ईएमएफ फ्लक्स को लीड करता है कि लैग, यही तो पूछ रहे हैं, जल्दी बोलो। ईएमएफ लैग करता है। ट्रांसफार्मर का है नोट्स, निकालिए। स्टैटिकली इंड्यूस में पढ़े थे ना? अरे ई में पढ़े थे लीडिंग लैगिंग करने वाला, निकालो, तुम्हारे पास तो पढ़ा होगा ना भाई। देखो देखो, शुरू में होगा, सबसे शुरू में। उसी में है भाई, मैं वो उसके पीछे है रे, देखो कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है अभी? उधर जा, अरे शुरू जाओ एकदम, अरे शुरू जाओ एकदम। हम कह रहे हैं शुरू जाओ, ये ट्रांसफार्मर खोज रहा है। अरे ट्रांसफार्मर नहीं है वो, चलो अब आओ, चलो इधर होंगे। उसके पहले, इससे पहले, रुको, इससे बाद है, देखो यहाँ पे वाला सीन आता ना सर, मिडिल एंगल और ग्राउंड एंगल, आपका और सब सही करवा है। ईएमएफ लीड करेगा। ईएमएफ लीड करेगा कि लैग करेगा? क्यों लीड करेगा और कब लीड करेगा? लिखा हुआ तुम्हारे कॉपी में सारा क्लियर है। विदाउट लेंज लो लीड करेगा, ये तो जानते हो। मीनिंग ये है कि जब लेंज लो हम सर्किट में लगा देंगे तब ईएमएफ लीड करेगा, पढ़े हो ना ये? यही चीज हम पूछ रहे थे, ठीक।
इसलिए जो ट्रांसफार्मर का जो हम लोग सर्किट बनाए तो फ्लक्स यहां लिए तो ईएमएफ लीडिंग दिखाए, दिखाया ना, फ्लक्स यहां लिए और ईएमएफ यहां दिखाए, सब दिखाया है। ये ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और ये कब होता है, जब आप लेंज लो दिखाते हो कहां पे, सर्किट में। अब वो लेंज लो या तो तुम पोलैरिटी के साथ दिखाओ या फिर डॉट के साथ दिखाओ, याद आ गया। अब ये बताओ क्या हम यहाँ पे जो ईएमएफ निकाले हैं उसमें डॉट कन्वेंशन वगैरह यूज कर सकते हैं, हाँ या नहीं? नहीं, ये तो ट्रांसफार्मर का चीज था। यानी कि हम यहाँ ना लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ नहीं निकाले हैं, मेरा बात समझिएगा। यहाँ जो आप ईएमएफ निकाल रहे हो ये वो खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, उसकी पोलैरिटी तो मेंशन है नहीं। और कब लगता है लीड, कब होता है ईएमएफ, जब पोलैरिटी मेंशन्ड हो, है ना। अब यहाँ तो पोलैरिटी मेंशन्ड है नहीं, तो यहाँ ईएमएफ क्या करेगा, लैग करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, किस फ्लक्स को लैग करेगा, मेन फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को लैग करेगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास ईएमएफ का इक्वेशन, ईएमएफ का ग्राफ ये है, ईएमएफ ये है, ईपीएच है ना, ये है, तो आपके पास जो फ्लक्स होगा वो ये होगा। सही बात है ना, क्योंकि फ्लक्स लीड करेगा। ये एवरेज फ्लक्स है जो पर पोल 5। अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक? बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ क्लियर है ना यहाँ तक? अरे ईएमएफ लीड कर रहा है, लीड दिख रहा है यहाँ पर, लैग कर रहा है या ये फ्लक्स लीड कर रहा है? अरे विथ लेंज लॉ ईएमएफ लीड करता है, लैग करता है। विदाउट लेंज लॉ ईएमएफ लीड करता है। तो ट्रांसफार्मर में विदाउट लेंज लॉ यूज किया क्योंकि डॉट कन्वेंशन यूज किए, तो वह लीड किया, यहाँ लैग करेगा। यही चीज हम बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो तो ईएमएफ नहीं लैग कर रहा है, इसको ये लीडिंग नहीं है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट केस लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आर्मेचर रिएक्शन देख रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट केस ले रहे हैं। पहले केस लेते हैं, मान के चलो ये जनरेटर होता, ये अगर जनरेटर होता, ठीक है, और आर्मेचर का करंट लैगिंग होता। पहला केस लेते हैं कि आर्मेचर करंट कैसा है, लैगिंग है। यानी कि करंट जो तुम लोड लगाए हो कैसे नेचर का लगाए हो, लैगिंग नेचर का। तो आर्मेचर से जो करंट निकलेगा वो भी कैसे निकलेगा, लैगिंग नेचर का। यानी कि मान के चलो अब ये आर्मेचर का करंट लैगिंग है, आई है, और ये एंगल मान के चलो समथिंग साई है, मतलब साई एंगल से लैगिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताओ अगर ये लैगिंग है तो आर्मेचर का फ्लक्स आर्मेचर के करंट के फेज में बनता है। अरे हमको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर से क्या होता है, जो आर्मेचर डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा है क्योंकि वो लिखा हुआ है तुम्हारे कोड में। तो जो आर्मेचर का फ्लक्स लोडिंग के समय, नो लोड पे नहीं, नो लोड पे तो आर्मेचर करंट ही नहीं होता। लोडिंग के समय जो आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड पे अफेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो आर्मेचर का फ्लक्स तो निकालेंगे ना भाई, ये कौन फ्लक्स है, ये मेन फ्लक्स है। इसी पे इफेक्ट देखना है ना आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आर्मेचर का करंट सर अगर इस फेज में है तो आर्मेचर से बनने वाला फ्लक्स भी इसी फेज में होगा, ये फाई ये है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको रिजोल्यूट करते हैं, अब इसको रिजोल्यूट करते हैं। जब रिजोल्यूट करोगे इसको तो एक वैल्यू यहां मिलेगा और दूसरा वैल्यू यहां मिलेगा। बोलो समझ में आना है? करोगे ना इसको रिजोल्यूट, ये हो गया फाई, ये हो जाएगा साइन साई। बोलो हाँ या नहीं? और हाँ ये साई है यहाँ पे, ये एंगल साई है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, फाई है कोस साई। क्लियर? अब बताओ क्या ये फ्लक्स इस फ्लक्स को अपोज कर रहा है, यस और नो कर रहा है? यानी कि ओवरऑल फ्लक्स अब यहां हो गए, रिजल्टेंट फ्लक्स अब यहां घट गया ना, ये हो गया फाई रिजल्टेंट, फाई आर, फाई रिजल्टेंट। तो भाई घटेगा ना ये, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीजिंग किया, डीमैग्नेटाइजिंग। लेकिन बेटा एक और फ्लक्स का पार्ट है जो इसमें परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, क्रॉस मैग्नेटिक। यानी कि जो नेचर इज पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। समझ में आ रहा? जो आर्मेचर का रिएक्शन में कैसा है, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। कोई इशू है यहाँ पे? दूसरा केस लेते हैं, केस 2। सपोज करो कि जो तुम्हारा करंट है वो लीडिंग लोड है, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा या जेडपीएफ लोड होगा, यही होता है ना। तुमको पता होगा ये सारा चीज, पढ़ाएंगे आराम से आते हैं। तो पता है कि नहीं पता, हमको नहीं पता। फिर भी अगर हमारे पास अगर क्या है, लीडिंग लोड है, अगर हमारे पास लीडिंग लोड है, ठीक है बेटा, बोलो ना रे। यस सर, यस सर। तो अगर लीडिंग है तो लीडिंग अगेन इंड्यूस ईएमएफ तो यही होगा, बोलो, और फ्लक्स तो यही होगा। सही बात है,
करंट की पोजीशन बताएंगे, लीड करेगा, करंट का पोजीशन लीड करेगा, यानी कि इसके आगे आ जा। ठीक है, ये हो गया कौन सा, आइए किस एंगल से लीड किया, सही। यहां जो फ्लक्स बनेगा वो यहां पे बनेगा, फाइए, इसी फेज में बनेगा। अगेन जब तुम रिजोल्यूट करोगे तो यहाँ एक वैल्यू आएगा और एक वैल्यू यहाँ आएगा। अब बताएंगे ना ये कितना होगा, फाइए कॉस होगा, ये क्या होगा, फाइए साइन होगा। ये ऑलरेडी तुमको पता है, बार बार करने की नीड नहीं है। नेचर बताओ क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा फाइए साइन फाइ, ये हो गया तुम्हारा फाइए साइन साइ, ये हो गया फाइए कोस साइ, हो ना। रिजल्ट बताओ क्या होगा, ये दोनों ऐड कर गए और ओवरऑल रिजल्टेंट फ्लक्स इधर बढ़ जाएगा, बोलना है या नहीं, बढ़ जाएगा ना। रिजल्ट बताओ कि इफेक्ट क्या हुआ, पार्शियली मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, यस और नो, पार्शियली। अरे एक तो नहीं जा रहा इस पे परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट है ना। तो तुम्हारे पास जो ओवरऑल इफेक्ट आया वो कैसे आया, इफेक्ट देखना हमको एक्चुअली, जो ओवरऑल इफेक्ट आया वो कैसे आया, इंक्रीजिंग नेचर का, मतलब ये एडिटिव नेचर का, यानी कि ये पार्शियली, बोलो, मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली, हाँ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग भी डीमैग्नेटाइजिंग भी, क्या ही है, समझ में आए। तीसरा देखते हैं केस, लैगिंग हो गया, लीडिंग हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर लोड होगा, है ना, यूनिटी पावर फैक्टर। सर अगर ये जीरो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, फिर फालतू के क्वेश्चन ना पूछे, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब। अब ये तो लैगिंग की है, लीडिंग की है, यूनिटी की है, इसके बाद ही आएगा ना जेडपीएफ, हाँ या नहीं। पूरा जब खत्म हो जाए तब पूछना, पहले ही पूछने लगता है। अच्छा ये बताओ, ये तो फिक्स है कि तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा पढ़ाया जाएगा, तो फिर सीधा बैठा करो। ये हो गया ईपीएस, ये आपका हो गया फ्लक्स, ठीक है। अब बताओ अगर जेडपीएफ आपके पास लोड है तो आर्मेचर करंट कहां होगा, सेम फेज में होगा, यहां पे होगा, ये हो गया आपका फाइए। नेचर बताएंगे, ओनली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ओनली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। केस नंबर 4, जेडपीएफ लैग, दो टाइप के लोड होते हैं, एक जेडपीएफ लैग जिसको प्योर इंडक्टर का होते हो, एक जेडपीएफ लीड जिसको प्योर कैपेसिटर का होते हो। अरे प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है, 0, है ना। तो अगर जेडपीएफ लैग है मतलब कौन है वो, छोड़ दे हम, हाँ। अगर जेडपीएफ लैग होगा तो उसको कौन सी लोड को जेडपीएफ लैग कहोगे, प्योर इंडक्टर को, प्योर कैपेसिटर को। हालांकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, प्रैक्टिकली इसमें जो संभव है वो है पहला नंबर, ठीक है। ना ही हम प्योरली रेजिस्टिव लोड बनाते हैं, बना सकते हैं बट होता नहीं है, ना ही ये होता है। एक्चुअल में कौन होता है, वही लोड, वही होता है एक्चुअली लोड वही होता है, बट पढ़ना हमको सब है। तो अगर हम जेडपीएफ लैग लेते हैं केस, तो इसके में इस समय आपके पास जो ईपीएस है तो यही है, और ये आपका हो गया मेन फ्लक्स। आर्मेचर का करंट किधर होगा, लैग, इससे लैग करेगा तो बेटा इधर होगा, बिल्कुल इस पे 90 डिग्री, यानी कि ये आ गया यहाँ पे। आइए तो फाइए भी यहीं पे होगा। नेचर बताइए, ओनली प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, ओनली डीमैग्नेटाइजिंग नेचर होगा। लास्ट देख लो कौन सा हो गया, जेडपीएफ लीड, जेडपीएफ लीड बता दो क्या होगा, ये हो गया ईपीएच, ये हो गया आपका मेन फ्लक्स, ठीक है। यानी कि आर्मेचर करंट इसी पे होगा, है ना, और आर्मेचर फ्लक्स भी इसी पे होगा। तो नेचर कैसा हो गया, ओनली मैग्नेटाइजिंग, ठीक है बेटा, ओनली मैग्नेटाइजिंग। मारो कॉपी, अभी खत्म नहीं होता है ये, मारो कॉपी, मारो कॉपी। बोल देंगे लाइन तो पागल हो जाएगा, लिखो आराम से, अभी बोल देंगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए बोला ना पहले कॉपी करो इसको।
सॉरी, कितना कर रखा है भाई, देखो तो। 20 अरे बढ़ाओ उसको। एमआई का मोबाइल है। हम्म। फैन चला लेता है, वो भी चला लेता है। सर किसी का भी अरे तुम लोग लिखो, मतलब है नहीं कंपनी तो छोड़ दो, छोड़ दो, लिखो, छोड़ो ना। हो गया भाई। अरे भगवान। क्यों नहीं आ रहे थे पहले? एक दिन दो दिन क्यों आते हैं, फिर नहीं आते हो, बताओ पहले। चोट लग गई है? क्या हो गया भाई? वो तेरी, ये सिर कहाँ लड़ा लिया तुम? किल गिर गए? हाँ? हो गया? चल देखो, लिखो नोट। जल्दी लिखो। अरे लाइन खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन खींचने में इतना देर क्या ही मतलब कर रहा है तुम लोग, पता नहीं। लिखो भैया। आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लोड एंड द पावर फैक्टर ऑफ लोड। आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन load
and power factor of load. Armature reaction depends on load and power factor of load. मीनिंग ये है इसका कि जितना ज्यादा लोड होगा आर्मेचर करंट उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा आर्मेचर करंट होगा आर्मेचर फ्लक्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? पावर फैक्टर पे। दिख रहा है ना यहाँ पे, यानी कि ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक पावर फैक्टर पे और दूसरा किस पे? कितना लोड लगा हुआ है इस पे। ठीक है, ज्यादा आर्मेचर करंट फ्लो होगा तो ये, या जैसे ये होगा तो ज्यादा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, ये होगा तो ज्यादा इस तरह से मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि फाई की वैल्यू बढ़ेगी तो इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो आर्मेचर का फ्लक्स जो है ना, वो तो दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक नेचर पे कि मतलब पावर फैक्टर कैसी है, और दूसरा वैल्यू कितना है, दोनों चीज पे। समझ में आ रहा? अच्छा, ये जो यहां देखे वो सारा जनरेटर का था, जो यहां देखे वो सारा जनरेटर का था। अगर हम इसको मोटर के लिए बनाते हैं, अगर हम इसको मोटर के लिए बनाते हैं, मोटर और मोटर, चल देख तो क्या होगा मोटर में। सुनना बेटा, सब चीज सेम होगा लेकिन आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अरे आर्मेचर करंट, मोटर और जनरेटर में क्या अंतर है बताइए हमको? करंट की डायरेक्शन उल्टा होती है। अगर जनरेटर की डायरेक्शन में करंट निकल रहा है तो मोटर में इंटर करता है, ये ना होगा। यानी कि ये जो तुम पढ़े उसमें आर्मेचर की करंट की डायरेक्शन चेंज करो, उल्टा करो, क्या बन जाएगा? मोटर बन जाएगा। बोलना है या नहीं? क्लियर? ये इधर की तरफ आर्मेचर करंट था, देखना यहां से, ये इधर की तरफ ब्लू से बना रेड से, ये आर्मेचर करंट ऊपर की तरफ था। ठीक है, अगर यही फॉर मोटर होता तो आर्मेचर करंट किधर होता? नीचे की तरफ। ये होता आर्मेचर फ्लक्स और ये होता आर्मेचर करंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगर यहां से लेते हो तो नेचर बताओ तो क्या होता? इसको रिजोल्यूट करते इसको अगेन रिजोल्यूट करते ना भाई, तो एक डायरेक्शन में आता तो ये पार्शियली डीमैग्नेटाइज जो है वो किसमें बदल जाता? मैग्नेटाइजेशन में। अरे वो सपोर्ट करने लगता, और क्रॉस वाला इधर से 90 हो या इधर से 90 हो, मीनिंग तो क्रॉस ही होता है, यानी कि वैसे ही रहेगा। बोलो समझ में आया क्या बोले हम? अगर ये करंट इधर होता, रेड वाला देखोगे अब, तब ये इधर आता इस डायरेक्शन में, तब क्या होता? पार्शियली मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस वाला तो ऐसे ही रहेगा, तुम इधर से परपेंडिकुलर डालो या इधर से डालो, मीनिंग तो ही होता है। इधर आइए, करंट इधर आता, बोल रहे भाई ये होता तुम्हारा फाई है, नेचर बताओ कैसा होता? ये इधर जाता इसका रिजोल्यूशन, तो ये पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन होता एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता। इधर बताओ, अपोजिट कर दो, कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। बोलना यहां कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, ये तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ही रहेगा। इधर आ जा, इधर हो जाता मैग्नेटाइजिंग बन जाता, डीमैग्नेटाइजिंग बन जाता। सही है? मीनिंग ये है कि अगर आप जनरेटर पढ़ते हो तो मोटर का काम खत्म, अगर मोटर पढ़ते हो जनरेटर का काम खत्म। आधा ही पढ़ाते हैं बाबू हम। समझ में आया क्या बोले हम? अरे मोटर और जनरेटर में करंट की डायरेक्शन उल्टा होगी। जनरेटर से करंट निकलता है, मोटर में करंट इंटर करता है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टा होती है दोनों में। बोलना है नहीं? तो अगर उल्टा होती है तो ये करंट अगर तुम इधर ले, उल्टा करंट का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री शिफ्ट करो। अब देखो बात ये है, अब होता क्या है कि इसी को क्या मेन फ्लक्स, हाँ इसमें ना, हाँ कर तो रहा है, तो लीडिंग लैगिंग से मतलब नहीं। क्या लीडिंग लैगिंग फ्लक्स को देख के निकालते हो कि करंट को? लोड पे होता है ना, तो मान के चलो अगर ये लैगिंग लोड था तो करंट यहां लैग कर रहा था। ठीक है, अब देखो तो अगर ये नीचे की तरफ लोगे तो मोटर होगा, अगर इधर गया तो जनरेटर है, इसको अपोजिट में मोटर होगा। यस और नो? तो अगर ये मोटर की तरफ हम देख रहे हैं तो फ्लक्स कैसा दिख रहा है? इसको रिजोल्यूट करो, उसका डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो नेट समझ में आ रहा है? दिक्कत ये है, मतलब क्वेश्चन कंसेप्ट ये है कि भाई जहां मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है जनरेटर में ना, वहां डीमैग्नेटाइजिंग होता है मोटर में, और जहां डीमैग्नेटाइजिंग होता है जनरेटर में ना, वहां मैग्नेटाइजिंग होता है मोटर में, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऊपर से या नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। इसलिए लाइन ध्यान दो, क्योंकि पढ़ोगे एक ही मोटर भाई,
पढ़ने ज्यादा थोड़ा ना पढ़ना है, कम पढ़ के ज्यादा निकालना है, पढ़ोगे एक ही जनरेटर, बस ध्यान क्या रखोगे, मोटर के केस में मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, क्रॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिखो नोट, एक बनाना, इसको एक बनाओ, काम चल जाएगा। अरे एक बना लो, ये बनाओ, इसको फोटो खींचते हैं, खाली फोटो जहां बनाना था वहां फोटो खींचेंगे, जहां नहीं। पूरा पेज छोड़ देना। अच्छा पूरा बनाएगा तुम लोग, तो रुको, अच्छा पूरा बनाना है तो कॉपी करो फोटो, एक बना लो। अरे जरूरत नहीं है, फिर बनाएगा, फिर इसमें दिमाग लगाएगा, हम दिमाग तुम्हारा लगाना चाहते नहीं है। चलिए बनाओ जल्दी। अच्छा मोटर के लिए अपना एक बना लो और पेज छोड़ दो, छोड़ना है तो। एक लाइन तो हम लिखोगे करेंगे, काम खत्म हो जाएगा इसका। एक लाइन लिखवाएंगे बेटा, मोटर जनरेटर बना, मतलब ये है कि लीडिंग लैगिंग मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग बना, डीमैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग बना, काम खत्म। ये एक कॉपी कर लो, ये पूरा, इसको रिमूव करना है इधर से। चलो नहीं, देखो सुनो, क्वेश्चन सही पूछा है, लैगिंग है तो लैगिंग में तो करंट सर लैगिंग करना चाहिए, वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो। तो एक्चुअल क्या होता है, ये तो पोलैरिटी बेटा चेंज हो जाएगी वोल्टेज की ना। अच्छा हम करंट की डायरेक्शन चेंज किए, ये क्यों चेंज होगा, क्योंकि ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज होगी, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली जब ये ईएमएफ को नीचे लेकर आओगे तो लैगिंग ही नेचर होगा, इसलिए नेचर तो लैगिंग ही ले रहे हैं हम, समझ में आया। लेकिन चेंज डायरेक्शन खाली करंट का ले रहे हैं, क्योंकि एमएमएफ ने निकालना है हमको, फ्लक्स से मतलब है ना। तो फ्लक्स ये ऊपर जाए या नीचे जाए, फ्लक्स तो ये डिपेंड करता नहीं है, ये फ्लक्स को कौन डिसाइड करता है, करंट। इसलिए खाली हम करंट की डायरेक्शन दिखाए थे यहाँ पे, एक्चुअली ईएमएफ नीचे होगा, ये सुनो, एक्चुअली ईएमएफ ये जनरेटर का था एक्चुअली, है ना, तब ना जाके करंट लैग करेगा रे भाई। देखो इससे फाई का मतलब, हाँ फाई जो है, अब एक्चुअल होता क्या है, ईएमएफ जो इंड्यूस करते हो, अगर जनरेटर के केस में लैगिंग इंड्यूस ईएमएफ है ये, तो उसके केस में बैक ईएमएफ होता है, काउंटर ईएमएफ, उसका अपोजिट पोलैरिटी होता है ना उसमें। अरे मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है जनरेटर में, उसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है ना, इसलिए पोलैरिटी जब अपोजिट होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो जहां लैग कर रहा तो उल्ट नहीं हो जाएगा। तो देखो इससे मतलब नहीं है हमको, हमको मतलब इस करंट से है, क्योंकि फ्लक्स ये करंट बनाता है ना कि वोल्टेज बनाता है, समझ में आ रहा क्या है। तो अभी भी बेटा करंट लैगिंग ही है, क्लियर। अरे बोलो ना, अभी भी नहीं तो नेचर कैसे लिखेंगे हम लैगिंग, तो अभी भी करंट लैगिंग ही है, लेकिन इफेक्ट कैसा हो गया, तो बोलो ना इफेक्ट कैसा हो गया, मैग्नेटाइजिंग हो गया, बस ये चीज हो गया। अगर एक्चुअल ईएमएफ की पोजीशन देखोगे ना, तो वो एक्चुअल में इस एक्सिस पे होगा, हो गया। चलो नोट लिखो, नोट लिखना, इन मोटर, इन मोटर, इन मोटर, इन मोटर demagnetizing effect become magnetizing, in motor demagnetizing effect become magnetizing, in motor demagnetizing effect become magnetizing, and magnetizing become demagnetizing, and magnetizing become demagnetizing,
as compared to generator, as compared to generator, as compared to generator, whereas cross magnetizing effect will be same, whereas cross magnetizing effect will be same, whereas cross magnetizing effect will be same. मीनिंग समझ में आया इसका? यानी कि अंतर ये होगा दोनों में कि मैग्नेटाइजिंग डिमैग्नेटाइजिंग बनेगा, डिमैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग बनेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वैसे ही रहेगा। ठीक है, देखो अभी तक तुम जितने टॉपिक पढ़े, अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े, तुम जितना भी पढ़े, वो सब मोटर और प्लस जनरेटर दोनों के लिए पढ़े। ठीक है बेटा, अरे बोलो ना, आया नहीं? अभी तक तुम जो भी टॉपिक पढ़े, कंस्ट्रक्शन पढ़े, वर्क जो भी पढ़े अभी तक, ईएमएफ इक्वेशन पढ़े, आर्मेचर रिएक्शन पढ़े, वो किसके लिए पढ़े? आप मोटर और जनरेटर दोनों का टॉपिक था। अब अभी के बाद जो टॉपिक है वो अब डिवाइडेड है। ठीक, अब जनरेटर के लिए अलग होगा, मोटर के लिए अलग होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अभी तक अब जो भी टॉपिक पढ़े वो सब किसका है? कॉमन है, वो मोटर जनरेटर दोनों का। पढ़ के आए हो, तुमको पता भी है। अभी से हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं? ओनली फॉर जनरेटर। पहले हम केवल जनरेटर पढ़ेंगे, देन मोटर पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए हेडिंग दीजिए, वर्किंग ऑफ जनरेटर, वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अच्छा, तुम हेडिंग ऊपर दे सकते हो, जनरेटर स्टार्ट हो गया। पहले तक अभी क्या था? इसके पहले जनरेटर और मोटर दोनों स्टार्ट था, अब मोटर बंद हो गया है और जनरेटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। जैसे हमने अभी इसके केस पढ़े थे सर, जनरेटर की ना लीडिंग और इसके सर, मोटर के केस में वेरी गुड, तो सर समझ गया, हो गया क्वेश्चन समझ गया, बोलो मत, समझ गया। कौन बताएगा? बताएगा 100 दे देंगे। क्वेश्चन तुम पूछा नहीं, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर मोटर के केस में तो लीडिंग लेंगे, क्योंकि उसमें तो केवल इंडक्टर होगा और रजिस्टर होगा, तो ऑलवेज लैगिंग होना चाहिए। इसमें इंडक्टर होगा, रजिस्टर होगा, तो ऑलवेज वो तो लैगिंग केवल केस ही एक बनना चाहिए ना उसमें। तो सर खाली लैगिंग मोटर होगा, खाली लैगिंग, ये लीडिंग यूपीएफ जेडपीएफ ये कहां से लपेट दिया? क्वेश्चन तुम्हारा हम पकड़ लिए, उतना हमको पता है ना। सब बैच में वही क्वेश्चन आता है। हम तो सोच रहे थे पूछ का नहीं रहा ये सब, पूछ का नहीं रहा ये सब। हाँ बोलो, जो बताएगा उसको दे देंगे 100। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। हाँ ध्यान दिया करिए। नेक्स्ट, फ्लक्स को कंट्रोल करके, क्या फ्लक्स? मतलब जो हम डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं उसको कंट्रोल करके, क्या करके? डीसी एक्साइटेशन जो दे रहे हैं उसको कंट्रोल करके होगा क्या? थोड़ा सा एलिबरेट कर दो। नहीं करेगा तो प्रयास कर देंगे, अगर करेगा तो सर कर देंगे, क्योंकि आधा सही है। मतलब जैसे हम डीसी एक्साइटेशन से ज्यादा लेंगे तो ये लैगिंग हो जाएगा, और अगर से कम लेंगे तो ये लीडिंग हो जाएगा। डीसी एक्साइटेशन से, डीसी एक्साइटेशन से लीडिंग लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर को फिट कर सकते हैं। तो बोलो एलिबरेट करो उसको। 50% है अभी सही। सर मतलब जैसे उसे ओवर एक्साइटेड किया, मोटर को ओवर एक्साइटेड किया तो वो लैगिंग पावर फैक्टर का काम करने लगे। ओवर एक्साइटेड किया तो लैगिंग पावर फैक्टर का काम करने लगे। और मतलब अगर उसे कम एक्साइटेड किया तो वो लीडिंग और काम करने लगे। 50 रुपया ये नहीं है कोई आती सर 50 रुपया तुमको मिल जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, गलती आधा सही है, आधा गलती है, समझ लो। मतलब 50 रुपया का सही है, ले लेना, दे देंगे, उसका टेंशन ना लो, मिल जाएगा। चलो समझो। एक्चुअली इसलिए 100 रुपया बोले थे क्योंकि हमको पता था 100 रुपया है मेरे पास। क्या, लेकिन तू बताया नहीं सही, तो तुम्हारी ड्रॉबैक। बात यह है कि जब तुम एक्साइटेशन देते हो, डीसी एक्साइटेशन देते हो, उस पे इसकी पावर फैक्टर डिसाइड होती है। हालांकि कोई भी मोटर, दुनिया का कोई भी मोटर लैगिंग नेचर का होता है, दुनिया का कोई भी मोटर लैगिंग नेचर का होता है। लेकिन सिंस सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन अलग से दिया गया है कि ये मोटर में तो एक्साइटेशन अलग से नहीं होता, ऑलवेज कैसे बिहेव करेगा ये लैगिंग, ये फिक्स की लैगिंग ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो हो ही नहीं सकता लीडिंग हो किसी कीमत पे। लेकिन इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन दिया हम अलग से। मान के चलो वो मोटर है, उसको तो लैगिंग की डिमांड है, जो तूने एक्साइटेशन दिया वो उसके डिमांड से अगर ज्यादा हो गया, हालांकि वो मोटर है, तो वो तो एक्टिव पावर तो ऑलवेज कंज्यूम करेगा, एक्टिव पावर ऑलवेज
कंज्यूम करेगा, नो डाउट। लेकिन अगर जो तुम रिएक्टिव दे रहे हो, वो तो फील्ड वाइंडिंग में देते हो, वो रिएक्टिव जो तुम दिए है ना, अगर उसके डिमांड से ज्यादा हो गया तो वो मोटर रिएक्टिव तो रखेगा नहीं, अब क्या करेगा, वो रिएक्टिव भेजेगा। अब वो जब भेजने लगेगा तो वही मोटर अब बोलते हैं कि लीडिंग में ऑपरेट हो रहा है। समझ में आया क्या है? हालांकि मोटर विल नेवर ऑपरेट इन लीडिंग, इस मोटर की बात कर रहे हैं। अब सिंक्रोनस मोटर के साथ क्या खासियत है, यही तो खासियत है उसकी। क्या खासियत है कि उसमें एक्साइटेशन अलग से देते हैं। तो अगर मान लो उसको रिएक्टिव की तो नीड है, उसको एक्टिव की भी नीड है, तो एक्टिव तो ऑब्जर्व करेगा, रिएक्टिव कहां से ऑब्जर्व करेगा, फील्ड बाइंडिंग से। अच्छा, अगर तुम फील्ड बाइंडिंग में ही कम दिए, अगर फील्ड बाइंडिंग में भी तुम कम दिए, तब तो वो पावर प्लांट तुम्हारा बस बार से लेगा। बात समझ में आ रहा है? उस समय यानी कि जो तुम रिएक्टिव पावर दिए उसमें फील्ड में, वो उसके डिमांड से अगर कम है, तब तो और डिमांड करेगा। वो कहां से लेके आएगा, सप्लाई से लेके आएगा। इस केस में वो लैगिंग जैसा बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि वो रिएक्टिव की डिमांड कर रहा है। वही मोटर में तुम अगर एक्साइटेशन बढ़ा दिए, लेकिन तुम गलती उल्टा बोल दिया था, तुम ओवर एक्साइटेड को बोल दिया कि लैगिंग, यही तुम्हारा गया 50 रुपया साफ। अगर उसकी एक्साइटेशन ज्यादा करोगे तो एक्चुअल में वो रिएक्टिव देने लगेगा, और देगा तो क्या बन जाएगा, वो लीडिंग बन जाएगा। तो मोटर ओवर, अभी तो पूरा क्लियरिटी नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड पढ़े ही नहीं थे। वो जब आता तब पढ़ाते हैं हम, लेकिन पूछा तो बता दिए है ना। यस डेफिनेटली, उसकी मैथमेटिकल अप्रोच है कि इतना से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे, वो मैथमेटिकल रिलेशन है उसका। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी नहीं है, वो मिल जाएगा। लेकिन एक लिमिट होता है। अच्छा, एक लिमिट, और लिमिट को सुनना है, उसको नॉर्मल एक्साइटेड कहते हैं। यानी कि जितनी उसकी डिमांड है रिएक्टिव की, उतनी ही तुम उसमें एक्साइटेशन दिए, तब तो सप्लाई से ना रिएक्टिव लेगा ना सप्लाई को रिएक्टिव देगा। हालांकि वो मोटर में इंडक्टर है, लेकिन वो रजिस्टर जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग कंडीशंस मिलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसको। इसको ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड एंड नॉर्मल एक्साइटेड कहा जाता है। क्लियर? चलो आओ यार, फाइन। तो आई होप कि जो यहाँ लिखा हुआ था लैगिंग, लीडिंग और यूपीएफ जो तुम देख रहे थे, वो उसी कंसेप्ट पे लिखा हुआ था कि जहां एक्साइटेशन ज्यादा देंगे वो लीडिंग जैसा बिहेव करेगा, इस तरह से। ओके, वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अब जनरेटर की वर्किंग देखनी है। मान लो अच्छा, समझाने के लिए हम सेलिएंट पोल ले लेते हैं। तुम सिलिंड्रिकल से भी समझ सकते हो, बोलो किसे समझा दें, सिलिंड्रिकल की सेलिएंट पोल। आसान समझने के लिए सेलिएंट होता है क्योंकि उसमें ना पोल एक्सिस दिखते हैं प्योरली, हालांकि उसमें भी दिखते हैं नॉर्थ साउथ, बट समझा वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जनरेटर की वर्किंग पढ़ रहे हैं हम, सेलिएंट और सिलिंड्रिकल अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं ना। सेलिएंट बताते हैं, जो भी बोलो उससे बताते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग है ये, वर्किंग तो दोनों के लिए सेम होंगे ना। अब सेलिएंट हो या सिलिंड्रिकल हो, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मान के चलो तुम्हारे पास ये स्टेटर है, ठीक है बेटा, ये स्टेटर है हमारा। और यहाँ पे हम लिए R1 R2 ऑलरेडी तुम लोग, अच्छा लेने दो, बढ़िया से लेने दो इसको, नहीं तो फिर पागल कर दोगे तुम मम्मी को। ठीक है, ये हो गया R फेस, ठीक है बेटा। ये हो गया Y फेस, ये ऑलरेडी तुमको पहले से ही पता है, ये तो बहुत बार यूज हो चुका है ना। और ये हो गया हमारा B फेस, ठीक है। अच्छा, नेमिंग के वाइज हम कर देते हैं इसको, ये R1 R2 है, ये Y1 Y2 है, और इससे ये B1 B2 है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी तुमको पता है। ये थ्री फेज वाइंडिंग जो कल पढ़ के है वो 120 डिग्री अपार्ट कैसे रखा गया है, तो ये देख रहे हो यहां से 120 डिग्री अपार्ट है। अच्छा ठीक है, ओके सुनो, ये वाइंडिंग यहां रखा हुआ है, ठीक है। ये जनरेटर है, तो वाइंडिंग में सप्लाई हम नहीं देंगे, हम यहां से सप्लाई लेने वाले, यहां सप्लाई हम लेने वाले। ये सुनो, हमारे पास लिटिल बी किससे समझाया, सेलिएंट। चलो हमारे पास मान के चलो एक सेलिएंट रोटर, हालांकि इसमें दो पोल तो प्रैक्टिकली नहीं होते हैं, बोलो ना रे, लेकिन समझने के लिए हम दो ही पोल ले रहे हैं, इजीली समझ में आएगा। हालांकि प्रैक्टिकली इसमें कम से कम कितने पोल होते हैं, 6 पोल होते हैं, कम से कम 6 प्रैक्टिकली। ओके, अब सब बताओ, क्लॉकवाइज घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे बोलोगे वैसे पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं है हमको।
कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना थोड़े रटा थोड़े गया। हाँ बोलिए, क्लॉकवाइज घुमा दे इसको, कहीं भी घुमा लो भाई, क्लॉक घुमा लो। लेट इट बी, चलो सुनो, लेट इट बी, ये इस जो रोटर है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है बेटा। किस स्पीड से रोटेट कराना है? सिंक्रोनस स्पीड से। किस स्पीड से? सिंक्रोनस। ऑलरेडी पता हम लोग को ये ns के स्पीड से घूम रहा है, बढ़िया। अच्छा, ns कोई चीज नहीं होता है, बताएंगे क्या, अभी छोड़ो, ठीक है। ns के स्पीड से घूम रहा है, बस ये बताओ ns के स्पीड से घूम रहा है। किसी प्राइम मूवर से घुमाएंगे, किस स्पीड से? ns। ओके, जब तुम इधर घुमाओगे, अब सुनना यहां से, जब इसको घुमाओगे, एक्चुअली हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जानते हैं, जहां से डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकलती है। बोलते जाना हाँ या नहीं। यस, राइट हैंड रूल जानते हो फ्लेमिंग की, जिससे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालते हो, है ना। बढ़िया, सुनो देखना है, अगर ये रोटर इधर घूम रहा है, अच्छा इसमें ये क्या होता है? फोर्स होती है। किसकी फोर्स होती है? कंडक्टर की फोर्स होती है, वाइंडिंग की फोर्स होती है। वाइंडिंग पे लगने वाला फोर्स होता है, अरे बोलो हाँ या नहीं, वाइंडिंग पे लगने वाला फोर्स होता है। ये क्या होता है? फ्लक्स की डायरेक्शन। अब मान बेटा ये इधर की तरफ फ्लक्स है, लेट इट बी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ से साउथ फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स तो इधर की तरफ है, ठीक है। लेकिन अब सुनना यहां से, ये इधर घूम रहा है, तो जब ये इधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा। नहीं समझ में आया? एक्चुअली ये घूमता है, लेकिन फोर्स तो निकालना कंडक्टर पे है। एक्चुअली फोर्स तो निकालना कंडक्टर पे है। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम इसको अगर स्टेशनरी समझे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। यही कंसेप्ट है इसका, स्टेटर को, क्योंकि एक्चुअल स्टेटर तो घूमता नहीं है, घूमता कौन है? रोटर। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में ये डायरेक्शन किसकी दे रखी है? कंडक्टर की। अरे बोलो ना, और यहाँ कंडक्टर घूमता है नहीं, तो तुम उल्टा ले लो डायरेक्शन ना। अगर ये इधर घूम रहा है तो कंडक्टर इधर घूम रहा है। जब इसको हम स्टेशनरी मानेंगे, तो जब ये इधर घूमेगा तो इसको नहीं बोलोगे कि तुम पीछे घूमेगा। समझ गए मेरा बात? अरे ट्रेन चलता है तो समझ पीछे नहीं दिखता है सारा चीज, ट्रेन आगे, ये सर नो समझ में आ रहा है। एक्चुअली बढ़ता तो ट्रेन है, लेकिन जो वृक्ष हैं वो क्या दिखते हैं? पेड़ पीछे की तरफ। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, समझ में आ रहा क्या है? तो एक्चुअली में घूम ये रहा है, लेकिन हमारे पास जो कंसेप्ट है वो किसके थ्रू है? कंडक्टर के मोशन के थ्रू है। इसलिए हम लोग रोटेशन किसके ले लेते हैं? कंडक्टर की, और वो उल्टा ले लेते हैं रोटर का। क्लियर हो गया यहां तक? चलो अब बताओ, ये तुम्हारे पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इधर फ्लक्स है, इधर की तरफ मोशन है, इधर फ्लक्स है और कंडक्टर की मोशन इधर है, क्योंकि ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है तो कंडक्टर इधर घूम रहा है। ये फ्लक्स है, इधर की तरफ फ्लक्स है, इधर फोर्स है। करंट डायरेक्शन बताओ, अंदर की तरफ जाएगा, क्रॉस है, बोलेगा हाँ, क्रॉस, ये हो गया डॉट। क्यों सो डॉट बोले? एक धपड़ में, अरे फ्लक्स इसमें इस डायरेक्शन में है। अच्छा हाँ, इसमें बाहर निकल रहा है फ्लक्स, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है फ्लक्स। अरे बोल बेटा है या नहीं? जब ये इधर की तरफ घूमेगा, जब ये पुल इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अरे नहीं समझ में, ये जब इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो तुम इसको इधर ले रहे हो, ये इधर जाएगा, तुम इसको इधर लोगे। नहीं समझ में आया? उल्टा चल गया। देखो सुनो सुनो क्या बोल रहे हैं, ये रोटेशन तो क्लॉकवाइज है, तो जब ये इधर घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन तुम किधर ले रहे हो? इधर लोगे? बोलो हाँ या नहीं? लोगे ना? फोर्स इधर होगा तभी ना तुम लगाए। ये इधर फ्लक्स इधर की तरफ है, फ्लक्स तो इंटर करेगा ना साउथ में, बोल ही नहीं रहा, इंटर करेगा। अच्छा ये तो ड्यूरेशन इधर ही है, अरे इधर घूमेगा तो इधर घूमेगा, तो जब ये इधर घूमेगा तो फोर्स इस पे इधर लगेगा। अब देखो तो फील्ड इधर और फोर्स इधर, समझ रहे हो? बोलेगा रे हाँ या नहीं? बाहर आएगी ना भाई, नॉर्थ में अगर इंटर करेगी तो साउथ से, इसलिए ना होता है ये चीज। मिल रहा है क्लियरिटी? कंडक्टर का ये इधर घूम रहा है पोल, तो कंडक्टर इधर लगेगा ना भाई, बोलना है या नहीं? तो फील्ड वैसे है तो डॉट होगा ना, और इसी के चलते बोला जाता है यहाँ क्रॉस है तो यहाँ डॉट है, अगर यहाँ क्रॉस होता तो यहाँ, यही कंसेप्ट है उसका। आई होप की समझ में आया? अरे बोलो है या नहीं? बढ़िया, ओके। यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे जैसे तूने रोटेट करना शुरू किया, ये मैक्सिमम हुआ, एक डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, ये दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। क्लियर हुआ यहां तक? इसके अब एक को समझना हम लोग को, एक इसी को ले लो, इसके 120 डिग्री बाद
इससे 120 डिग्री बाद ये क्रॉस हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर उससे 120 डिग्री बाद ये क्रॉस, ये डॉट। अब देखो जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो 120 डिग्री बाद आ रहा है, 120 डिग्री बाद आ रहा है। तो दोनों तीनों ही फेज में आर बाई बी में क्या 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो गया? इसका मैक्सिमम जब हुआ उसके 120 डिग्री बाद ये हुआ इलेक्ट्रिकली, और उसके 120 डिग्री बाद ये हुआ, तो उसमें जो फेज में डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे आया? 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से यहां से 3 फेज जनरेशन निकलता है, समझ में आ रहा है? इस तरह से यहां से जो ईएमएफ निकलता है वो कैसे होता है? वो 3 फेज होता है, क्योंकि उनमें कितना डिग्री का शिफ्टिंग होता है? 120 डिग्री का शिफ्टिंग होता है। सर नेचर साइनोसोडल कैसे होता है? आपको ऑलरेडी पता है बेटा, यहाँ की फ्लक्स की नेचर साइनोसोडल कैसे बनाई जाती है, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो नेचर कैसा होगा? साइनोसोडल। शिफ्ट कितनी होगी? 120 डिग्री। और इसी को तो आप 3 फेज बैलेंस अप्लाई कहते हो, और इसलिए ये 3 फेज बैलेंस यहां से निकलता है। आई होप की समझ में आया कि इंडक्शन सिंक्रोनस जनरेटर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत बढ़िया, ठीक। अब जो क्वेश्चन सुनेंगे सुनो आराम से, जो बोलेंगे सुनो, मजा आ जाएगा इसमें, मजा आ जाएगा। देखो मजा आ जाएगा, सुनने के बाद पता चलेगा। नहीं आया? सुनो देखना, इस पोजीशन में ये जो पोजीशन दिख रहा है, ये आपकी एक्सिस है मेन फ्लक्स की, है बेटा। ये रोटर फ्लक्स की एक्सिस है, बोलो या नहीं? ये जो एक्सिस है ये वाला, ये रोटर फ्लक्स की एक्सिस है, ये रोटर फ्लक्स की एक्सिस है। हाँ? समझ में आ रहा? ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है। तो ये जो एक्सिस है ये किसकी एक्सिस है? स्टेटर फ्लक्स की एक्सिस है, बोल रहा है या नहीं? हाँ। अरे देखो यहाँ पे होगा ना भाई, ये रोटर फ्लक्स की एक्सिस है, ये स्टेटर फ्लक्स की एक्सिस है। ओके गुड 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 गुड। सुनो नेक्स्ट, फिर जब तुम इधर की तरफ मुड़ोगे, यहां पे जब मैक्सिमम होगे तो रोटर एक्सिस यहां आएगा, रोटर एक्सिस यहां आएगा, और स्टेटर का एक्सिस उसके पीछे आएगा। यानी कहने का पहला पॉइंट सुनो, रोटर का फ्लक्स का एक्सिस आगे आगे घूम रहा है और पीछे पीछे स्टेटर का फ्लक्स का एक्सिस घूम रहा है। देखो यहां पे, अरे आगे आगे किसका फ्लक्स का एक्सिस घूम रहा है? रोटर का। और पीछे पीछे किसका घूम रहा है? दिख रहा है? चलो ये यहां है, कुछ देर बाद जब ये यहां मैक्सिमम होगा तो ये एक्सिस हो जाएगा रोटर का, और स्टेटर का देखना यहां क्रॉस, यहां डॉट, यहां मिलेगा ना भाई? तो बोलो हाँ या नहीं? हाँ। इस पे तो क्या हुआ, ये जो तुम्हारा जब यहां आएगा तो इस पे 90 डिग्री मिलेगा। क्या शुरू करें? जब बता रहे थे तो फिल्म देख रहे थे। देखिए क्या, ये ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, ये आपका रोटर फ्लक्स का एक्सिस है, ये डॉट और क्रॉस ये स्टेटर फ्लक्स का एक्सिस है। इतना तो पता है हम लोगों को ना कि ये स्टेटर फ्लक्स का एक्सिस है और रोटर फ्लक्स का एक्सिस है। अब मान के चलो ये 120 डिग्री जब तुम इधर घूमे ना, तो यहाँ क्रॉस आया और यहाँ डॉट आया, ठीक है। रोटर का एक्सिस ये वाला हो गया और स्टेटर का एक्सिस इधर हो गया, बोलना है या नहीं? यानी कि आगे आगे क्या चल रहा है? रोटर का फ्लक्स का एक्सिस, पीछे पीछे क्या चल रहा है? स्टेटर फ्लक्स का एक्सिस, यही बोले थे हम, ठीक है। आगे आगे रोटर फ्लक्स एक्सिस भागते जाता है और उसके पीछे पीछे स्टेटर की फ्लक्स एक्सिस घूमती है। ओके फाइन। यहां पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहां पे कितना डिग्री है? 90। बढ़िया चीज है, सुनो, यहां मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, यहां मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस हुआ है ना। अच्छा, मैक्सिमम वोल्टेज आर्मेचर का मैक्सिमम वोल्टेज है, इंड्यूस ईएमएफ है। मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट अगर एक ही साथ आते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो रेजिस्टिव है। यस, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट एक ही साथ आते हैं, इसका मतलब रेजिस्टिव। बोलो हाँ या नहीं? मैक्सिमम वोल्टेज
और मैक्सिमम करंट एक ही साथ आते हैं तो इसका मतलब रजिस्टिव, ठीक है ना, यस और नो। हालांकि ये तो डीसी मशीन में होता है, ये तो डीसी मशीन में होता है कि केवल रजिस्टिव होगा, आर्मेचर बोलेगा यहां तो केवल आर्मेचर रजिस्टिव होता नहीं है, यहां तो इंडक्टिव भी होता है। अब लॉजिक समझना, इसका बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यानी बेटा बात यह है कि अगर प्योरली रजिस्टिव होता तो 90 डिग्री, प्योरली रजिस्टिव होता तो 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम हुआ, जैसे ये वोल्टेज मैक्सिमम है, मैक्सिमम वोल्टेज की पोजीशन है और करंट की भी पोजीशन यही है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो लोड है वो रजिस्टिव है और एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है यहां तक। अच्छा, अगर हम इंडक्टिव लेते हैं, इंडक्टिव को काउंट करते हैं, मतलब कि अब रजिस्टिव ना लेके, प्योरली रजिस्टर ना लेके अब इंडक्टिव लोड लेते हैं, तो करंट लैग करेगा, बोलो हाँ या नहीं, करंट लैग करेगा। ध्यान देना यहां से, यानी कि जब बेटा वोल्टेज यहां मैक्सिमम होगा तो करंट यहां मैक्सिमम नहीं होगा, उससे पहले मैक्सिमम होगा, लैग करेगा। नहीं समझ में आया? चलो, डायरेक्शन रोटेशन की है, ध्यान देना यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन रोटेशन का ये है। पहले ये बताओ, यहां भी कोई कंडक्टर होगा, मान के चलो यहां कंडक्टर होगा, मान के चलो, तो ये बता बेटा कुछ देर पहले इस पे मैक्सिमम आया होगा, बोलना है या नहीं, आफ्टर सम टाइम इस पे मैक्सिमम आया है, ठीक है। तो पहले ये बताओ, इसमें पहले मैक्सिमम इस पे आया, बाद में मैक्सिमम इस पे आया, तो ये लैग किया, इसके कंपेयर में ये लैग किया, इसके कंपेयर में ये लैग किया, हाँ या नहीं, रिपीट करें फिर से। अच्छा, ये रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, यहां कोई कंडक्टर मान लो, तो यहां मैक्सिमम पहले आ जाएगा, रोटेट कर रहा है ना, यहीं से स्टार्ट थोड़ा हुआ, मशीन तो रोटेट कर रहा है ना पहले से, तो यहां पे पहले मैक्सिमम होगा, फिर यहां पे मैक्सिमम होगा, यहां पे मैक्सिमम होगा, इस तरह बढ़ता जाएगा ना, समझते जाना आराम से, बढ़िया से समझना। यानी कि बेटा यहां मैक्सिमम पहले हुआ, यहां मैक्सिमम बाद में हुआ, तो ये वाला लीड किया, ये वाला लैग किया। क्लियर, समझ में आ रहा? ओके फाइन, गुड, नेक्स्ट सुनो, ध्यान देना। मान लो यहां एक कंडक्टर है, मान के होगा तो सब जगह ना, समझा ले कि ना 6 लिए हैं, 6 थोड़ा होता है इसमें। अब मान के चलो कि ये रोटेट कर रहा है, तो पहले यहां मैक्सिमम हो गया, फिर यहां मैक्सिमम हो गया, है ना, पहले ये मैक्सिमम हुआ, बाद में ये मैक्सिमम हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये रेड वाला लीड किया, ये वाला लैग किया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जहां पहले मैक्सिमम होगा वो लीड करेगा, ये तो फिक्स है ये चीज। अच्छा, जो अब ध्यान देना, जो बोलेंगे लाइन पे ध्यान देना, जो बाद में मैक्सिमम होगा वो लैग करेगा, ठीक, जो बाद में मैक्सिमम होगा वो लैग करेगा, जो बाद में मैक्सिमम होगा वो लैग करेगा, जो बाद में मैक्सिमम होगा वो लैग करेगा। इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है ना यहां तक? जो बाद में मैक्सिमम होगा वो लैग करेगा, बस सुनना यहां से। अगर लैगिंग नेचर है मतलब करंट लैग करेगा, लैगिंग नेचर है मतलब करंट लैग करेगा। तो अगर बेटा वोल्टेज यहां मैक्सिमम है, अगर वोल्टेज यहां मैक्सिमम है, तो इसका मतलब करंट यहां मैक्सिमम होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस, क्लियर है यहां तक? अगर वोल्टेज यहां मैक्सिमम है तो करंट यहां मैक्सिमम, क्यों? लैगिंग नेचर का है, ये बाद में मैक्सिमम होगा, ये पहले मैक्सिमम, जो पहले मैक्सिमम होगा वो लीड करेगा, वोल्टेज जो पहले मैक्सिमम होगा वो लीड करेगा, मतलब वोल्टेज, करंट लैगिंग है तो मतलब यहां करंट होगा। एक्चुअली जब ये वोल्टेज यहां मैक्सिमम होता है, ध्यान देना बड़ी मजा आएगा, जब वोल्टेज यहां मैक्सिमम होता है तो एक्चुअल में करंट यहां मैक्सिमम होता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो बेटा हाँ या नहीं, तो बोलेगा यस और नो। क्लियर हुआ? लैगिंग लोड, क्योंकि नेचर तो लैगिंग होती है जनरली, यानी कि सिंक्रोनस जो जनरेटर उस लैगिंग नेचर की होगी ना अपनी। तो अब क्योंकि आर्मेचर बाइंडिंग में क्या होगा, रजिस्टर एंड इंडक्टर दोनों हो गए। आई होप कि कांसेप्ट क्लियर है हम लोगों का। हम पॉइंट बोले हम। अब अगर बेटा ये क्रॉस है, क्योंकि फ्लक्स कौन बनाता है? करंट, ना कि वोल्टेज। तो ये जब तुम लेके बनाए थे, इसका मतलब ये तुम लेके बनाए थे कि करंट और वोल्टेज सेम टाइम में मैक्सिमम हुए। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? वो कब होता? प्योरली, जो कि होता नहीं है, एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये क्रॉस है, ये डॉट है, क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट, फ्लक्स गया इधर, लैग तो करेगा सर, इससे लैग तो कर ही रहा है ना, लेकिन 90 से लैग नहीं करेगा, लेस देन 90। ये लोड 90 से ज्यादा करेगा, देख रहा है? अरे बेटा ये क्रॉस है, डॉट है, इधर लो, फ्लक्स की अब एक्सिस ये नहीं होती सर, एक्चुअल में फ्लक्स की एक्सिस ये नहीं होती एक्सेटर की, ये क्रॉस है, डॉट है, यस और नो? एक्चुअल जो फ्लक्स की एक्सिस है ये रेड वाली होती है। समझ रहे बेटा?
एक्चुअल स्टेटर फ्लक्स की एक्सिस ये रेड वाली होती है, समझ रहे हो ये? तो लैगिंग नेचर का तो है, यानी कि स्टेटर फ्लक्स रोटर फ्लक्स को लैग तो करता है बट लेस देन 90। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये पूरा वर्किंग है। वर्किंग समझते हैं क्या है? एक्चुअल में यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज पहले आता है, फिर यहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है। ये तो समझ गए तुम है ना कि करंट लैग कर रहा है इसलिए। तो इस तरह का, उसके बाद ये जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ 120 डिग्री बाद वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो करंट जब यहाँ मैक्सिमम होगा तो बेटा यहाँ 120 डिग्री बाद लैग करेगा करंट। वो उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज आपके बढ़ते जाएंगे इस तरह से, ठीक है? यानी कि 120 डिग्री बाद मैक्सिमम वोल्टेज आएगा और करंट में भी करस्पॉन्डिंग 120 डिग्री ही आएगा, लेकिन इसके कंपेयर में ये लैग करेगा। समझ में आ गया? इसके कंपेयर में ये लैग करेगा, समझ रहे हो ना? तो 120 डिग्री की शिफ्टिंग आती है, यहां से जो ईएमएफ निकलता है वो 120 डिग्री शिफ्ट होकर निकलता है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो एक्सिस होती है स्टेटर फ्लक्स की एक्सिस, वो ऑलवेज लैग करती है लेस देन 90 से। किसको? स्टेटर फ्लक्स को, सॉरी रोटर फ्लक्स को। रोटर लीड करते जाता है, स्टेटर लैग करते जाता है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया हम लोग। अरे बोलो यस और नो, ठीक है? अच्छा, अगर तुम ये सिंक्रोनस स्पीड से घुमाओगे तो यहीं पे मान लो नॉर्थ पोल की पोजीशन है वो सिंक्रोनस रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगी। बोले नहीं रहा, अरे इसकी जो पोजीशन होगी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है ना पोल के। बस अगर सिंक्रोनस स्पीड से घुमाओगे तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो रेटेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। नहीं समझ में आया क्या बोले? ये यहाँ पे क्लियर हो गया जो बोले हम। अब फ्रीक्वेंसी पे आते हैं थोड़ा सा। इसकी तो ये तो पता हो गया ना कि 120 डिग्री शिफ्ट वोल्टेज मिलेगा। अब आते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी पे। अब बता बेटा, अगर तुम इसको सिंक्रोनस स्पीड से घुमाओगे तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ किस स्पीड से आएंगे? सिंक्रोनस स्पीड से। यानी कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव स्पीड पे ना। तो अगर तुम सिंक्रोनस स्पीड रिलेटिव स्पीड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग जाएगी। यानी कि इस समय फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 120 ns/p आएगा। अगर तुम सिंक्रोनस पे नहीं घुमाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि हमको तो चाहिए रेटेड फ्रीक्वेंसी। टू गेट रेटेड फ्रीक्वेंसी हमको किस पे रोटेट करना चाहिए? सिंक्रोनस पे। क्या सर सिंक्रोनस पे नहीं रोटेट करेंगे तो ईएमएफ नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? लेस देन एनएस होगी, सॉरी लेस देन रेटेड होगी। बोल समझ में आ गया था? चलो कॉपी करो इसको। दिखने में कुछ है ही नहीं, बोलने में पागल हो जाएंगे। कौन सा बोल? अच्छा, ये हमारे पास रूल पता है ना हमको। ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये फ्लक्स का वो तो छोड़ दो, ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। किसके फोर्स का? करंट। इंड्यूस्ड वोल्टेज, एक्चुअली में इंड्यूस्ड वोल्टेज की डायरेक्शन होती है ये। तो करंट से वोल्टेज निकाल लेते हैं हम। तो चलो ये वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन जो भी मान लो, रेजिस्टिव के लिए करंट को या वोल्टेज को दोनों सेम। चलो तो ये हमको पता है। अब मान के चलो कि फ्लक्स ये हुआ, ठीक है, लेकिन रोटेटिंग तो फ्लक्स ही दे दिया है। तो हम कंडक्टर की फोर्स कैसे निकालेंगे? उसका उल्टा करो। मीनिंग ये है कि अगर फ्लक्स ये रोटर इधर भागेगा तो ईएमएफ बनेगा, इसमें बनेगा ईएमएफ, लेकिन तो हम क्या माने कि ये इधर भागेगा, इसको रोक लें अगर, तो माने ना कि ये इधर भागेगा। समझ रहे हो? इसलिए फोर्स निकालने के लिए जिधर रोटेशन होती है ना रोटर की, उसके उल्टा स्टेटर की वाइंडिंग के ले लेते हैं। तो ये फ्लक्स ये है, फोर्स ये, तो क्या नहीं होगा यहाँ पे? एक्चुअल हम मानते, एक्चुअल में घूमता रोटर है, लेकिन निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि रोटर रुका है, स्टेटर घूम रहा है, मान लेते हैं ये चीज। तो उल्टा रोटेशन की डायरेक्शन ले लेते हैं। हो गए? अरे कॉपी हो गया? हाँ तो कॉपी हुए ये, इसी में डाउट है? हाँ बोलो। किसमें? इंडक्शन मशीन। हाँ तो सर वहां पे जब लैगिंग लोड आया था, बोलते जाओ। लैगिंग लोड आया था सर, उसमें तो एंगल 90 प्लस साइन आ रहा था। किसका? जैसे हमने लैगिंग लोड आया था, लैगिंग लोड आया था, तो सर उसमें तो 90 प्लस साइन आ रहा था एंगल। किसके किसके बीच में? स्टेटर, जो हमारा स्टेटर का फ्लक्स क्रिएट हो रहा है और जो हमारा रोटर का फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, मेन फ्लक्स। सर यहाँ पे कैसे आ रहा है? फिर से रिपीट करो सर। लैगिंग लोड के लिए था सर, यहाँ पे जो आर्मेचर का हमारा जो स्टेटर का फ्लक्स है, इसमें यहाँ पे स्टेटर का फ्लक्स और रोटर के फ्लक्स। बहुत बढ़िया, समझ गया क्वेश्चन, समझ गया तुम्हारा।
क्या बेटा यहाँ जो तुम डायरेक्शन निकाल रहे हो वो विथ लेंज लॉ है और विदाउट लेंज लॉ है? विथ लेंज लॉ है, क्योंकि तुम डायरेक्शन निकाल रहे हो यहाँ पे बेटा, और वहां पे हम डायरेक्शन नहीं निकाले थे, केवल मैग्नीट्यूड रिलेशन किए थे। समझ में आया क्या बोले? अरे बोलो, समझ में आ गया? अब अगर वैसे होगा तो जहां प्लस 90 है वो माइनस 90 मतलब 90 से कम नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? नो क्या बोले? आएगा हाँ या नहीं? तो डायरेक्शन देखो तो उसमें, समझ गए? हाँ क्लियर हो गया? चलो, क्योंकि ये जो डायरेक्शन देता है ये डायरेक्शन देता है वो विथ लेंज लॉ देता है, ये लेंज लॉ के साथ देता है, और वो जो आप लिख रहे थे पहले वो विदाउट लेंज लॉ था। समझ गए? चलिए कॉपी करिए जल्दी। सोचता है खूब, ठीक है, ये क्वेश्चन में दम था। चलो तुम लोग कोई भी एक क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर हमको पता ना हो तो 1000 देंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर नहीं पता हो। अब ये नहीं, लॉजिक पूछना है, लॉजिक समझ रहे हो ना? हाँ लॉजिक पूछो जिसका आंसर ना पता हो। नहीं मतलब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन उठ गया ना इसका, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछो, अगर हम नहीं बता पाए तो बताएंगे अगले दिन, है ना? तब देंगे हम तुमको, मतलब तब हमको कुछ सीखने को मिलेगा तब देंगे। वो सीखने के लिए तुमको गुरु दक्षिणा देंगे। बात ये है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुमसे हम सीखे कुछ, तो क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछे जिसके चलते हम कोई सीखे, तो तुमको मिलेगा वो गुरु दक्षिणा तब। पहले बांटे हैं खूब, जब शुरू पढ़ाना शुरू किए थे ना, बहुत बांटे हैं पैसा, बहुत। लेकिन अब मतलब कोई पूछता ही नहीं है ऐसा कि जो न समझ में, तो पहले बांटते थे। पहले 500 रुपया देते थे। एक बार तो एक लड़की थी, मतलब वो ना हम पे भिड़ी गई थी। अभी नया नया शुरू किए थे पढ़ाना, समझ रहे हो? मतलब बहुत दिन पहले की बात है। यही नोएडा में पढ़ा रहे थे, क्लास नोएडा में ले रहे थे। तो उस समय मतलब वो रोज 2 दिन पे कोई ना कोई क्वेश्चन निपटा ही देती थी जो हमको फंसा दे। हाँ स्टार्टिंग था, हम भी नए थे, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी। एक्चुअल में वो एमटेक कर रखी थी, ठीक है, फिर से वो गेट कर रही थी, और हम अभी एमटेक नहीं कर रहे थे उस समय, हम कल बीटेक किए हुए थे, ठीक है। तो भले पढ़ा रहे थे, लेकिन वो ना हमको निपटाती थी हर 2 दिन पे, हर 2 दिन पे 500 रुपया मेरा निपटाती थी। और इवनली जब लास्ट हुआ क्लास तो बोली कि सर पार्टी। कहे तुम पागल हो, कितना पैसा लेके गई फिर पार्टी? हो गया? अब नहीं मिलता है, अब खत्म हो गया, मतलब अब सीखने का टाइम खत्म हो गया, अब जो है वो सैचुरेट हो गया। मिलता है कभी कभी, इक्का दुक्का कहीं मिल गया, मिले। तो इसलिए कभी इक्का दुक्का मिल जाता है कहीं कहीं, तो अब इसलिए पैसा बढ़ा दिए हैं, 1000 कर दिए हैं। एक ही सवाल। हाँ 1 सवाल का, एक ऐसा सवाल पूछे जो हमको पता ना हो, मतलब हमको सीखना पड़े उससे कुछ, देन लिख लिए तो जल्दी बोलिए, लिखो। पहला पॉइंट लिखोगे? लिखो। वैसे भी वाली वर्किंग नहीं आई तो प्रॉपर वर्किंग आई कि पहले मैं यहाँ से एक्सेप्शन किया, फिर ये सब हुआ, मतलब डिटेल में। लिखो, वो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। पहला पॉइंट लिखो, फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। अब देखो, जब तुम डीसी सप्लाई दोगे तो यहाँ फिक्स पोलैरिटी बनेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ये परमानेंटली नॉर्थ रहेगा, ये परमानेंटली साउथ रहेगा। हेंस अ फिक्स पोलैरिटी, हेंस अ फिक्स पोलैरिटी ऑफ, hence a fixed polarity of rotor, hence a fixed polarity of rotor is framed, hence a fixed polarity of rotor is framed। हाँ framed मतलब बन गया, मेड, फॉर्म, कुछ लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये बन गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इफ रोटर इज रोटेट्स,
If rotor is rotates at ns, अच्छा ns पे क्यों रोटेट करना है इसको? ताकि रेटेड फ्रीक्वेंसी दे, समझ रहे हो? अगर नहीं करोगे तो नहीं देगा, क्या देगा? फ्रीक्वेंसी रेटेड नहीं होगा। चलो, if rotor is rotate at ns and a stator winding is 3-phase balanced and a stator winding is 3-phase balanced and a stator winding is 3-phase balanced, मीनिंग समझ रहे हो ना सारा? क्या मतलब क्या हुआ 3-phase बैलेंस का? ये 120 डिग्री अपार्ट 3-phase बैलेंस, then a stator EMF induced, then a stator EMF induced is 3-phase balance voltage, 3-phase balanced EMF. A stator EMF induced is 3-phase balanced EMF of rated frequency, of rated frequency, of rated frequency, of rated frequency. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रोटर फ्लक्स, सॉरी स्टेटर फ्लक्स, रोटर फ्लक्स नहीं, स्टेटर फ्लक्स always lag, स्टेटर फ्लक्स always lag rotor flux, always lag rotor flux by angle less than 90 degree, by angle less than 90 degree, by angle less than 90। अच्छा 90 कब होगा बताओ तो? ये प्योरली रेजिस्टिव होगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये था वर्किंग। अब प्रिंसिपल बता दीजिए वर्किंग क्या है? फैराडेज का इंडक्शन है, यहाँ पे ईएमएफ कौन इंड्यूस होता है? डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। अरे बोलो ना या नहीं? अरे फैराडे का इंडक्शन है ना, फ्लक्स को रोटेट करते हुए ईएमएफ इंड्यूस होता है। देखो वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction. Its work on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Its work on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, where EMF induced is, where EMF induced is, where EMF induced is dynamically induced EMF. EMF induced is dynamically induced EMF, dynamically induced EMF। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे वहां पे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ऑलरेडी पता हम लोग को, ठीक है? तो बोलो ना। तो ये तो था कि एक सिंक्रोनस जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ में 120 डिग्री की शिफ्ट कैसे आती है ना, और उससे बनने वाला वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेटेड कैसे होती है। क्लियर हो गया यहां तक? अरे बोलो है या नहीं? क्या सीखे हम लोग? हाँ, आप आउटपुट लेंगे, उसको किसी लोड में लेंगे, अब वहां से ईएमएफ तो बन गया, अब करंट तो लैगिंग देगा, वो वहां से हम लेंगे। हाँ, एक मैकेनिकल सप्लाई नहीं दे रहे हो तुम, जिससे घूम रहा है वो मैकेनिकल सप्लाई है, और दूसरा एक फील्ड में दे रहे हो, डबल एक्साइटेड नहीं हो गया। तो जनरेटर के केस में एक इनपुट मैकेनिकल माना जाता है और एक और माना जाता है, अगर वो है तो डबली है, अगर नहीं है तो खाली। जैसे एक इंडक्शन जनरेटर ले लो, तो इंडक्शन जनरेटर में तो खाली तुम मैकेनिकल इनपुट देते हो, और वो तो रिएक्टिव पावर या तो बस बार से लेता है, नहीं तो बैंक से लेता है, इसलिए वो कैसी हो गई? तब वो सिंगल एक्साइटेड हो गई। समझ में आ रहा है? हाँ, वो इंडक्शन जनरेटर की बात कर रहा है, क्योंकि मैकेनिकल इनपुट खाली तुम फीड करते हो ना वहां पे, इसलिए। तो ये था इसका वर्किंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है? अब बोलिए जल्दी, आगे बढ़े, बोलो ना रे। यस सर, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये जो वर्किंग पढ़ रहे हो बेटा, जैसे सिलिंडर का पढ़े यहाँ पे, तो यही सिलिंड्रिकल का भी होगा। अरे बोलो ना हाँ या नहीं? उसमें भी क्या होगा? उसमें भी नॉर्थ साउथ होता है। जहां यहाँ पे तुम सिलिंड्रिकल बनाए, सिलिंडर बनाए थे, वहां क्या बनाए थे? सिलिंड्रिकल। तो अंतर नहीं होगा, वर्किंग विल नेवर बी चेंज फॉर टाइप्स ऑफ रोटर, मतलब कि सिलिंड्रिकल के लिए भी वही होगा, सिलिंडर के लिए भी वही होगा। क्लियर नहीं आता? अब देखो, अब स्टार्ट होगा एनालिसिस, अब स्टार्ट होगा
एनालिसिस, और एनालिसिस होगा अलग अलग। क्यों ऐसा? क्योंकि एक में एयर गैप यूनिफॉर्म है और एक में एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एक में उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरिएबल है और दूसरे में यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है ओवरऑल पेरिफेरी। इसलिए एनालिसिस शुरू होता है अलग अलग। देखो खत्म हो गया, वर्किंग स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये वर्किंग किसका था? वो सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग था। एक पॉइंट और लिखोगे, सिंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज अल्टरनेटिंग हेंस कॉल्ड अल्टरनेटर। सिंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज अल्टरनेटिंग, सिंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज अल्टरनेटिंग, सिंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज अल्टरनेटिंग hence called alternator, hence called alternator। डीसी जनरेटर को डायनेमो कहा जाता है, ठीक है, डीसी जनरेटर को डायनेमो कहा जाता है, इसको अल्टरनेटर कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी हम वर्ड बोलेंगे अल्टरनेटर बोलेंगे, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो जो अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, इसकी वर्किंग तो सेम होगी, वो सेलिएंट हो चाहे सेलिएंट सिलिंड्रिकल हो, ठीक ना, लेकिन एनालिसिस अलग अलग होती है। समझ रहे बेटा? एनालिसिस क्यों अलग अलग होती है? क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि एक में एयर गैप वेरिएबल होता है तो उसकी रिलक्टेंस अलग अलग होगी, तो लीकेज फ्लक्स अलग अलग होंगे, यानी कि एक्स जो रिएक्टिव इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, पोजीशन पे डिपेंड करेगी, और एक जो है उस पर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए अब एनालिसिस अलग अलग किया जाएगा। हम एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर का। अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग जनरेटर, तो दो पार्ट में होगा। पहले क्या पढ़ेंगे? सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर की एनालिसिस, देन क्या आएगा? सेलिएंट पोल की एनालिसिस। समझ में आ रहा है? यहां तो कोई दिक्कत है? लिखो एनालिसिस ऑफ सिलिंड्रिकल, CYLINDRIC, सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर, सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर, ठीक है। अच्छा अब समझो, जब कभी भी तुमको एनालिसिस करनी होगी, तुमको नीड होगी सर्किट डायग्राम की। बोलो हाँ या नहीं? जब भी तुम किसी भी मशीन की ले लो भाई, जब एनालिसिस करनी होगी तो किसकी नीड होगी? सर्किट डायग्राम की। तो इसकी भी जरूरत पड़ती है सर्किट डायग्राम। क्लियर? तो हम लेते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, ठीक है बेटा। इसके फील्ड वाइंडिंग को इस कॉइल से दिखाया जाता है, ठीक है, जहां पे तुम डीसी एक्साइटेशन देते हो, और इसको बोल दिए फील्ड करंट आईएफ। अच्छा, इसको बेटा एक्साइटेशन भी कह सकते हैं, बोलना। इस फील्ड वाइंडिंग को हम रोटेट कराते हैं किस स्पीड से? एनएस की स्पीड से। आई होप की समझ में आया कैसे सर्किट बनाया जा रहा है। ओके फाइन। नेक्स्ट, इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहाँ पे एक कॉइल होती है स्टेटर की, डेफिनेटली उस स्टेटर में एक डेफिनेटली कॉइल होगी ना, एक स्टेटर की कॉइल होती है। इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसको बोल दिए हम ईएफ, इसको बोल दिए ईएफ। अब क्या है ईएफ देखेंगे हम, थोड़ा सा देर में देखेंगे जरूर, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको क्या बोल दिए? ईएफ। पर फेज जब भी सर्किट बनता है ऑलवेज कैसा बनता है? पर फेज। ऑलवेज सर्किट जो बनता है वो पर फेज सर्किट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, देखो डेफिनेटली इस आर्मेचर में रेजिस्टेंस होंगे। यस सर। डेफिनेटली इस आर्मेचर में रेजिस्टेंस होंगे, तो उस रेजिस्टेंस को हम दिखा दिए आरए से। चलो थोड़ा सा इधर दिखा रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को दिखा दी। कहीं दिखा सकते हैं ना सीरीज में? बोलो ना रे, सीरीज में तो कहीं दिखा सकते हैं ना? अरे सीरीज में तो कहीं दिखा सकते हैं, तो इसको बोल दिया हम आरए। इधर दिखाओ, इधर देखो, कोई मतलब नहीं बनता। लीकेज फ्लक्स होंगे, लीकेज फ्लक्स होंगे, तो उस लीकेज फ्लक्स के लिए दिखा दिए हम जे एक्सएल, ठीक है बेटा, याद है जे एक्सएल। अब इतना तो हमको पहले से ही पता है, ये ट्रांसफार्मर में भी होता है, इंडक्शन मशीन में भी होता है, सब में होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें एक विरासत में मिलता है आर्मेचर रिएक्शन।
ठीक है, जो कि इंडक्शन मशीन में नहीं मिलता। तो आर्मेचर रिएक्शन इंडक्शन मशीन में खाली लीकेज होता है, तो उसके लिए खाली लीकेज दिखाया जाता है। अब इसमें ना विरासत में मिल जाता है हमको आर्मेचर रिएक्शन, और वो भी एक्चुअली प्रैक्टिकल जो लोड है, लैगिंग लोड है, उसके लिए होता है डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का। बोलो हाँ या नहीं? अरे अभी पढ़ा के आ रहे हैं हम, बोल ही नहीं रहा। अरे आर्मेचर रिएक्शन अभी ना पढ़ा के आए, लैगिंग लोड के लिए कैसा होगा? पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का होगा। अरे हम जनरेटर पढ़ रहे हैं भाई, जनरेटर में हमारा लोड कैसी होती है? लैगिंग नेचर की लोड होती है। तो कैसा नेचर होगा उसका? डीमैग्नेटाइजेशन होने का मतलब फ्लक्स को कम करता है वो। अच्छा, लीकेज फ्लक्स भी फ्लक्स को कम करता है। तो जब कम करते हैं तो तुम कैसे दिखाते हो? सीरीज में इंडक्टर से। आर्मेचर रिएक्शन भी क्या करता है? फ्लक्स को कम करता है। उसको क्या करोगे? सीरीज में दिखाओगे। किससे? इंडक्टर से। अरे वो भी फ्लक्स से रिलेटेड है, किससे दिखाओगे? इंडक्टर से। और डेफिनेटली तुमको पता है करंट डिपेंडेंट होगा वो भी। तो करंट तो कहां दिखाओगे? सीरीज में। बस गुड। तो ये हमारे पास एक और इसमें विरासत में मिल जाता है, डेट इज JXAR, आर्मेचर रिएक्शन कंपोनेंट या रिएक्टेंस बोल सकते हो नोट। तो इसमें 3 चीज मिलेंगे। एक मिला आर्मेचर रेजिस्टेंस, दूसरा लीकेज रिएक्टेंस, तीसरा आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। कोई दिक्कत? नो सर, गुड। अब यहां जो आपको वोल्टेज मिलेगी दैट इज टर्मिनल वोल्टेज VT, और यहां जो करंट लो यहां या यहां लो, जहां लेना है ले लो, दैट करंट इज नोन एज आर्मेचर करंट। कोई दिक्कत ना है यहाँ पे? तो ये हमारे पास सर्किट मिले सर, बता देंगे, टेंशन ना लो। उसको एक्चुअल में इसको एक्साइटेशन वोल्टेज कहते हैं। ईपीएच लिखना चाहिए था ना हमको, बोल ही नहीं रहा। अरे ईपीएच लिखो चाहे ईएफ लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। होता है ना पर फेज इंड्यूसिंग मैप, बोल ही नहीं रहा। लेकिन इसको ईएफ हम लिखते हैं जनरली, बुक में भी ईएफ लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है हालांकि अभी बोल देंगे, लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा, बता देंगे। अच्छा, यहाँ पे ईपीएच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फेज इंड्यूसिंग मैप होता है ना, तो मान के चलो कि ये ईपीएच है अभी के लिए, लेकिन हम लिख रहे हैं ईएफ। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़िया। तो सर ये हमारे पास सर्किट डायग्राम मिला, कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा देखना बेटा, बोलो। हाँ, ये घूमेगा, लेकिन एनालिसिस इधर होगा। लोड इधर लगता है ना, ये तो तूने फील्ड फ्लक्स दे दिया, ये घुमाओगे, ईएमएफ तो बनेगा, यहां काम तो शुरू होगा इधर। समझ में है ना? तो एक्चुअली फील्ड वाइंडिंग। अच्छा, जैसे तुम डीसी मोटर जनरेटर पढ़े तो एनालिसिस तो आर्मेचर का साथ देखते हो ना, फील्ड के साथ थोड़ा। तो फील्ड तुम फील्ड दोगे, फ्लक्स बनेगा, उसका काम खत्म, उसको रोटेट कराओ, उसका काम खत्म। मेन तो काम इधर शुरू होता है। अच्छा, यहां जो वोल्टेज है आपको देखिएगा, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा ना, यानी कि इसमें से ये आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप माइनस करोगे तो उस वोल्टेज को बोलते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, उस देखो एक्चुअली ये वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ये वोल्टेज इंड्यूस हुआ, आर्मेचर रिएक्शन के चलते वो वोल्टेज उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ। अरे ये कब का हुआ? जब कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं था, इसलिए ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज होता है। बोले हम, ये कौन वोल्टेज है? जो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा वो है। क्लियर हुआ? अब ये तो इतना से ज्यादा बन ही नहीं सकता ना वोल्टेज। अब देखो, अब जब लोड लगाए तुम, तब तो आर्मेचर रिएक्शन हो गया, आर्मेचर रिएक्शन चलते फ्लक्स कम हो गया, तब तो इस वोल्टेज से इतना वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलेगा हमको ईआर। यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज आपको मिलता है कितना है आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन? आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन कितना मिलता है? ईआर मिलता है, रिजल्टेंट ईआर आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। उसके बाद उसके ड्रॉप होंगे, तब आपको क्या मिलता है? टर्मिनल वोल्टेज VT। समझ में आया ये? तो ये हम लोग 3 पार्ट में देखे इसको, ये EF, ER एंड VT। क्लियर? जहां पे ER क्या है? रिजल्टेंट वोल्टेज है। XAR क्या है? आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आई होप कि समझ में आ गया था। चलो इसको एक बार कॉपी करो, फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक बात बोलना भूल गए बेटा, ये सारा वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि AC है, सही ना? ये आइए भी एक तो सीरीज RL सर्किट है, यही तो एनालाइज करना है। इससे तो टॉप सर्किट ट्रांसफार्मर का होता है, हाँ कि नहीं? लेकिन रुला देगा बाबू, उसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता।
मिलेगा मिलेगा, पता चलेगा। तुमको फेजर पे कमांड होना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा, और थोड़े से कंसेप्ट, काम खत्म। ओए देखो, एक आरएलसी सर्किट बनाने में इतना देर लगाता है, सब क्या ही बोले हम। वह वह हाँ देखो तो इधर बगल में, हाँ तो वही तो बोल रहा है। हो गया? अरे हो गया भाई, सुनो, हो यार, हो यार, हो यार। आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, जल्दी लिखो। हो यार, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, जे एक्सएल लीकेज रिएक्टेंस, जे एक्सएल लीकेज रिएक्टेंस, जे एक्सएल लीकेज रिएक्टेंस, जे एक्स ए आर, जे एक्स ए आर आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, जे एक्स ए आर आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ईएफ, ईएफ देखो इसका नाम है एक्साइटेशन वोल्टेज, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं बता देंगे, टेंशन ना लो। इसका नाम है एक्साइटेशन वोल्टेज, ये पता होना चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज है। लिखोगे मैक्सिमम एक्साइटेशन वोल्टेज, ईएफ मैक्सिमम एक्साइटेशन वोल्टेज, ईएफ मैक्सिमम एक्साइटेशन वोल्टेज, ईएफ मैक्सिमम एक्साइटेशन वोल्टेज। देखो अब बताओ, एक बताते हैं क्या है एक्चुअली, सुन बेटा, बता समझ लेना। यहाँ पे मान लो ये फील्ड तुम बढ़ाते जाओगे, ये फील्ड बढ़ाते जाओगे तो बढ़ाते जाओगे तो ये वोल्टेज बढ़ते जाएगा। बढ़ाते बढ़ाते तुम जाओ तो एक समय आएगा ना जब ये सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा। तो उस समय जो वोल्टेज बनता है ना, वही ये वोल्टेज है मैक्सिमम, कि इससे ज्यादा ये नहीं बन सकता। समझ में आ गया? अब आर्मेचर रिएक्शन होगा ना तो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा क्या है? तो इस मैक्सिमम ये वोल्टेज हो जाता है, जब लोड लगाते हो तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को कम कर देता है इसके चलते। और कोर तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ये इसका तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, यस ना। अब उल्टा प्लस आके उसको कम कर देता है, तब होता क्या है कि ये वैल्यू इतना हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये अब वोल्टेज समझ में आया कौन वोल्टेज है। अच्छा, इसका नाम एक्साइटेशन वोल्टेज क्यों लिखा गया? ये मैक्सिमम एक्साइटेशन के चलते बनने वाला वोल्टेज है, इसके लिए। अच्छा, यही वोल्टेज को तुम ईपीएच कहते हो, समझ रहे हो? मैक्सिमम जो वोल्टेज बनता है उसी को ईपीएच, लेकिन जनरली ईएफ लिखा जाता है। क्लियर? क्या लिखे हम लोग? ईपीएच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखे हम लोग? ईएफ लिख लिए। देखो ईआर रिजल्टेंट ईएमएफ, ER रिजल्टेंट EMF, ER रिजल्टेंट, ER हो गया रिजल्टेंट EMF। अब सुनो, यहां से देखोगे क्या बेटा, ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इस सर्किट में RL सर्किट है। अब ये दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, तो इसको एनालाइज करना डिफिकल्ट है। अरे दो इंडक्टर हैं, अब इसको दोनों को हम ऐड कर दें तो एक डायरेक्ट RL सर्किट बन जाएगा, उसको एनालाइज करना इजी होगा। इसलिए यहां से देखोगे जे XAR प्लस XL, इसको कंबाइंड करके हम लोग बोलते हैं जे एक्सेस, और इसका नाम है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। समझ में आया अंतर क्या है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस में लीकेज रिएक्टेंस भी होता है और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस भी होता है। ओके, अच्छा, अगर अब देखो ना यहां से तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमको मिलेगा जेडएस, यानी कि RA प्लस जे एक्सेस। समझ रहे हो? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस इंपीडेंस कहते हैं ना, आर और रिएक्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं, तो सिंक्रोनस इंपीडेंस। अगर ये वाला कंसेप्ट हम यूज करें तो हमारे पास ये सर्किट, देखना यहां से, ये सर्किट ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये सर्किट में ये रिमूव हो जाएगा, और ये कंबाइंड रूप से क्या बन जाएगा? जे एक्सेस, RL कह रहा है, कंबाइंड रूप से क्या बन जाएगा? जे एक्सेस। समझ में आ रहा है? और इसको तुम क्या कहोगे तब? सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस पूरे को सिंक्रोनस इंपीडेंस। समझ में आ गया था? अब इससे होगा क्या कि बार बार हमको अलग अलग एनालाइज ना करके एक साथ एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है?
ओके फाइन, नेक्स्ट। अब यहां से सुनो, अब ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना, क्लियर कर, ठीक है बेटा। मान के चल अगर हम इसको 0 डिग्री रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि ये तो एसी है, तब तुमको एंगल लेके जाना पड़ेगा। अगर ये एट 0 डिग्री है, एट 0 डिग्री है, तो अच्छा अब सुनो, अगर मान लो ये 0 डिग्री होगा तो ये लैगिंग होगा। अरे ये इंडक्टर रिएक्टर है तो यहां लैगिंग होगा। बोल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर ये 0 डिग्री पे होगा, मान ले अगर 0, तो ये क्या होगा? यहां लैगिंग नहीं होगा, ये इंडक्टर है रेजिस्टर है। तो अगर ये 0 है तो ये लीडिंग होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर ये 0 है तो ये लीडिंग होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में तो लैग करेगा। जब ये 0 लीडिंग होगा तभी ना ये जाके, क्लियर समझ में आ रहा है? यानी कि दिस इज कॉल्ड एट एंगल डेल्टा, इट इज नेम एज पावर एंगल और लोड एंगल। अगर ई 0 है तो ये समथिंग माइनस में एंगल होगा अल्फा, बोल। और जब ई 0 है तो समथिंग प्लस में होगा लोल। अरे इससे कम होगा ना रे, क्या ही मतलब पढ़ाएं हम, समझ ही नहीं आता। एट एंगल डेल्टा ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, समझ रहे हो? सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर में ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये ऑलवेज दिख रहा है ना पॉजिटिव होगा, क्यों होगा भाई? नेचर देख रहे हो यहाँ पे, क्या होगा? ये पॉजिटिव नहीं होगा। और मोटर भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो पागल हो जाएगा फिर। एक्चुअल मोटर में नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट इधर फ्लो करता है। तो जब ये 0 होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, पढ़ाएंगे वहां पे, भी नहीं, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? इस एंगल को क्या बोलते हैं? लोड एंगल और पावर एंगल। लोड एंगल और पावर एंगल सर इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा लोड डिपेंड करोगे, जितना ज्यादा लोड लगाओगे, ये करंट की वैल्यू अप डाउन होगी, और जैसे जैसे अप डाउन होगी यहाँ ड्रॉप अप डाउन होगा, और उसके चलते एंगल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। यस और नो? हाँ, अगर तुम ये लोड बढ़ाओगे, यहाँ यही ना लोड बढ़ाओगे, यहाँ लोड बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी, तो ड्रॉप भी तो कम ज्यादा होगा, और उसके चलते यहाँ पे एंगल में भी तो शिफ्टिंग होगी। इसलिए इसका नाम क्या होता है? पावर एंगल और लोड एंगल। टर्क एंगल मोटर में, तुम लोग जो ज्यादा पढ़ा है ना, तो ज्यादा पढ़ो मत। टर्क किसमें होगा? जनरेटर में, इसी का नाम टर्क एंगल है, लेकिन किसमें है? मोटर में है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनरेटर में क्या कहते हैं इसको? पावर एंगल चाहे लोड एंगल। समझ में आ रहा? डेल्टा इज कॉल्ड, बोलो, पावर एंगल और लोड एंगल, ठीक है? एक बात और, इन अल्टरनेटर डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोल नहीं कर रहा? अरे ये 0 पर लोगे ऑलवेज रेफरेंस, ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। कुछ भी हो लेकिन ये पॉजिटिव ही होगी। ये कुछ भी हो पॉजिटिव ही होगी। अच्छा, एक समय ये दोनों बराबर होंगे जब कोई लोड नहीं लगा है, 0 लोड पे, क्योंकि ये वोल्टेज ही ये हो जाएगा, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि डेल्टा ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज मतलब अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं इसलिए पॉजिटिव होगा, ठीक है? कॉपी करिए इसको, सर्किट को, सर्किट को कॉपी कर लेंगे हम लोग जब आएंगे। अच्छा, इक्वेशन का जरूरत है, देख लो, इक्वेशन भी देख लो। एक लाइन है, कहा है? अरे एक ही इक्वेशन बनता है भाई यहाँ पे, कि भी लगाएंगे एक ही इक्वेशन तो बनेगा यहाँ पे। इक्वेशन बता दो, परफॉर्मेंस इक्वेशन। परफॉर्मेंस इक्वेशन कहते हैं इसको। माइनस से प्लस गए तो प्लस, हम प्लस लेते हैं, ठीक है? आप पढ़े होंगे माइनस, हमको नहीं पता। हाँ ठीक है, पढ़ होंगे, गलती नहीं, हम नहीं बोल रहे गलती है। तो जब इसको माइनस लोगे तो इनको प्लस लोगे, जो भी है वो तो पता है तुम लोगों को, है ना? स्टार्ट करते हैं। EF, अब जो भी है दोनों करेक्ट है, हम गलती नहीं कर रहे हैं किसी को, है ना? हाँ, मतलब गलती नहीं कर रहे हैं किसी को, हम ये बोल रहे हैं एट एंगल डेल्टा इज इक्वल टू IA, ठीक है, इंटू RA प्लस JXS, IA इंटू RA प्लस JXS, ठीक है, और प्लस VT एट एंगल 0। समझ में आया? इक्वेशन क्लियर है? तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस। हाँ, डायरेक्ट ही लिखते हैं भाई, केवीएल कैसे पढ़ाए तुमको? हाँ ठीक है, इसलिए दोनों ही सही है। तुम माइनस ले, माइनस ले, प्लस लेना है प्लस ले, आंसर तो यही होगा। तो ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बना, और पूरा जो अभी खेल होगा वो किसके इर्द गिर्द होगा? इन्हीं के इर्द गिर्द। बस अब तो शुरू है।
चलिए देते हैं ब्रेक आपको। 2:15 में, 2:15 में आ जाओगे, ठीक है। 2:15 मतलब 23 मत किया करो उसको, है ना, 15 को 2:15 कहा जाता है, ठीक है। चलो